हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 इन्वेस्टमेंट बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी एक वन शॉट वीडियो रहेगी जिसमें हम सिर्फ एक ही चैप्टर को कवर नहीं करेंगे। इसमें हम अपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 चैप्टर्स को कवर करेंगे, क्योंकि इससे क्या रहता है ना, आपका टाइम वेस्ट कम होगा। क्योंकि अगर आपको अलग अलग जाकर सर्च नहीं करना पड़ेगा कि चैप्टर 1 का वन शॉट, चैप्टर 2 का वन शॉट, चैप्टर 3 का वन शॉट, तो एक ही वीडियो में आपको एक कह सकते हैं एक मतलब ओवरव्यू दे दूंगी तीनों चैप्टर्स का, और आपका टाइम भी बच जाएगा। और ये मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ क्योंकि जो मेरा चैप्टर नंबर 6 to 10 है क्लास 10th का, वो ऑलरेडी अपलोडेड है ऑल चैप्टर्स मैराथन करके। पर वो ऑल चैप्टर्स मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि जो टर्म 1 है और टर्म 2 है, पहले इस तरह से जब मैं वीडियो बनाई थी तो उस टाइम पे क्लास 10th का टर्म 1 और टर्म 2 में हमारा पेपर डिवाइडेड था। तो इसलिए टर्म 1 में हमारा सारा MCQs आए थे, ऑब्जेक्टिव था पेपर, तो उसमें चैप्टर 6 to 7 कुछ भी नहीं आया था। और जब हमारा सब्जेक्टिव पेपर हुआ तो सिर्फ और सिर्फ 6 to 7 चैप्टर्स आए, तो इसलिए मैंने वहाँ पे ऑल चैप्टर्स लिखा। तो आप वहाँ पे 6 to 10 चैप्टर्स जितने भी हैं वो सारे आप पढ़ सकते हैं। तो चैप्टर 1 to 5 का कोई भी वन शॉट नहीं था, तो इसलिए मैं इस वीडियो में चैप्टर 1 to 3 इसका वन शॉट बनाऊंगी और अपनी नेक्स्ट वीडियो में 4 और 5 चैप्टर का वन शॉट बनाऊंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 इन्वेस्टमेंट बेसिक्स से हम स्टार्ट करते हैं। सो हमने सबसे पहला टॉपिक दिया है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? तो इन्वेस्टमेंट होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने पैसे को सेव करना सीखते हैं। यानी कि सबसे पहले हमें जो पैसा मिला उसको हमने सेव करना सीखा, और सेव करने के बाद उस पैसे को सिर्फ घर पे रखने से तो कुछ नहीं होगा, उस पैसे को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि जो हमारा आइडियल मनी है उसको पहले हमने सबसे पहले क्या किया, सेव किया। सेविंग से स्टार्ट करते हैं, और सेव करने के बाद उसे अलग अलग सिक्योरिटीज में, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में, अलग अलग हम कह सकते हैं जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे FD या फिर अलग अलग जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा पैसा इंक्रीज होता है। दूसरा इसमें दिया व्हाई शुड वन इन्वेस्ट। हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत ही क्या है, पैसा आ गया खर्च कर लो, तो अब इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्या है। तो इन्वेस्टमेंट की हमें जो हमने सबसे मेन 3 पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसलिए जरूरत है, उनमें से पहला है कि अर्न रिटर्न ऑन योर आइडल रिसोर्सेज। जो भी आपका रिसोर्स है, जो भी पैसे आपको मिल रहे हैं, उन पे आपको क्या करना चाहिए, रिटर्न जनरेट करना चाहिए। यानी कि जो भी आपके पास है, आपके पास अगर 10,000 रुपए हैं तो उसके ऊपर आप क्या करो, और पैसा अर्न करो, तो ये इन्वेस्टमेंट के थ्रू होता है। दूसरा, जनरेट अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी फॉर अ स्पेसिफिक गोल इन लाइफ। यानी कि अब जितने भी गोल्स आप लाइफ में अचीव करते हो तो सबके लिए आपको क्या है, पैसे लगते हैं। अगर आप कॉलेज में भी जा रहे हो तो फॉर्म फिल करने के लिए भी पैसा लगेगा। अगर आप किसी ऑडिशन के लिए जा रहे हो तो उसका फॉर्म फिल करने के लिए पैसे लगेंगे, वहां जाने के लिए पैसे लगेंगे। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई गोल अचीव करना है तो उन सबके लिए आपको क्या है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी आपको जनरेट करना पड़ेगा। और हमारा फ्यूचर क्या होता है, काफी ज्यादा अनसर्टेन होता है, आप प्रेडिक्ट नहीं करते कि फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, आप लोग कब पैसे की जरूरत पड़ जाएगी। तो इसमें आपको क्या है, जितना पैसा आपके पास है वो ठीक है, पर उसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश किया करो। तो इस तरह से, और यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट भी दे रखा है, जो पॉइंट बनाकर नहीं पूरा पैराग्राफ बना के दे रखा है। तो वन शॉट है तो मैं पूरा रीड तो नहीं करूंगी, पर आपको ओवरऑल समझा सकती हूँ कि जैसे जैसे हमारी लाइफ आगे बढ़ती रहती है, जैसे जैसे हम फ्यूचर में जाते रहते हैं, वैसे वैसे हमारा इन्फ्लेशन है वो भी क्या है, बढ़ता जा रहा है। यानी कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, वो बढ़ती जा रही है। जैसे पहले 10,000 रुपए अगर आप दो किसी इंसान को आज से पहले के साल पे, जिसके 90s जो है 90s ईयर में अगर आप किसी को दो तो आपको 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा लगेंगे। पर आज के टाइम पे अगर कोई 10,000 की सैलरी में काम कर रहा है तो उसको बहुत कम लगता है। और अगर इन फ्यूचर आप देखो 2030 में, 2032 में, 2035 में, तो 10,000 रुपये तो 10,000 रुपये की वैल्यू और कम हो जाएगी। तो यानी कि इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ती जा रही है, इसलिए आपको पैसे जनरेट करने की ज़्यादा जरूरत है। तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब ये तो समझ लिया कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, पर इन्वेस्टमेंट करना मतलब हमें कब स्टार्ट करना चाहिए, कौन से टाइम से, कोई इसका कोई शुभ मुहूर्त होता है क्या? तो ऐसा कोई शुभ मुहूर्त तो नहीं होता, पर आपको क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कब से स्टार्ट करनी चाहिए, एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकें, जितना जल्दी आप पढ़कर समझ सकें कि हाँ इन्वेस्टमेंट जरूरी है, इस तरह से इन्वेस्टमेंट करी जानी चाहिए, तो जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर सकें आप कर सकते हैं। और इन्वेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने 1 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और बस अपने पैसे वापस निकाल लिए, नहीं, उस पर फिर जो इंटरेस्ट जनरेट होता है वो काफ़ी कम होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट होता है। यानी कि आपको रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे अगर आपने जॉब लगा रखी है, आपकी सैलरी आपको मिलती है, तो हर महीने आप कुछ अमाउंट उसमें से इन्वेस्ट करो। तो इस तरह से आपको रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और किस तरह से करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म पे इंटरेस्ट
कम मिलता है, लॉन्ग टर्म में आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। अब हमें यहाँ पर कुछ स्टेप्स दे रखे हैं जिनके हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम इन्वेस्टमेंट परफॉर्म करें। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमें अच्छे से याद रखने चाहिए। तो पहला स्टेप क्या है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो तो उसके सारे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेनेशन के साथ आपके पास में होने चाहिए, ताकि कोई भी फ्रॉड ना हो सके। यानी कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप सेफ साइड पे होंगे। दूसरा, रीड एंड अंडरस्टैंड सच डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर आपको वो पढ़ने और समझने दोनों आने चाहिए, ताकि आप उसे पढ़ के समझ सकें तो उस डॉक्यूमेंट में लिखा क्या क्या हुआ है, कितने टाइम तक का वो कॉन्ट्रैक्ट है और कितने टाइम में आपको वो अपने पैसे मिल जाएंगे। थर्ड, वेरीफाई द लेजिटिमेसी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट हमने करी है वो कितनी ज़्यादा वेरीफाइड है, कितनी सही है, कितनी गलत है, वो आपको पता होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट ये है, फाइंड आउट द कॉस्ट एंड बेनिफिट एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसमें आपको कितना कॉस्ट लगी, कितने पैसे आपने उसमें इन्वेस्ट करे और उसका कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अब काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट होती हैं जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सब में अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और एक जगह आपको उसमें 9% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, दूसरी जगह पे 5% का, तो अमाउंट आपकी दोनों जगह पे सेम ही इन्वेस्ट हुई, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट का फर्क था। तो आपको कॉस्ट जो है वो सेम पे करनी पड़ी, पर बेनिफिट्स दोनों में अलग अलग मिलेंगे। तो इसलिए आपको कॉस्ट और बेनिफिट दोनों देखनी पड़ता है अपने इन्वेस्टमेंट में। फिफ्थ पॉइंट दिया है, जो भी आपका रिस्क रिटर्न है पोर्टफोलियो में या कह सकते हैं आपके प्रोफाइल में, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिस्क तो रहता है, तो आपको वो चेक करना है कि आप कितना रिस्क बेयर कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा और आप थोड़ा सा रिस्क बेयर कर सकते हो तो आप रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो। पर अगर आपके पास अभी बहुत सारा पैसा नहीं है और आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही क्या करना है, उस पैसे को जनरेट करना है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क बेयर करने की जरूरत नहीं है। सिक्स पॉइंट दिया, लिक्विडिटी और सेफ एस्पेक्ट्स आपके पास में होने चाहिए। यानी कि जब मन चाहे आप अपनी सिक्योरिटीज़ को, अपने के जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप क्या कर सको, कैश फ्लो में कन्वर्ट कर सको। आपने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया पर अब आपको कुछ टाइम के बाद अपने पैसे की जरूरत है, तो आप क्या कर सको, उस पैसे को लिक्विफाइड करवा सको। यानी कि आपने तो इन्वेस्ट कर दिया ना, तो इन्वेस्ट करने के बाद भी आप उस पैसे को जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट करवा सको तो वो बेहतर रहता है। सेवंथ पॉइंट दिया है, एज सर्टेन इफ इट इज अप्रोप्रिएट फॉर योर स्पेसिफिक गोल। मान लो कि आपको आज से 5 साल बाद 5 लाख रुपए की जरूरत है और आपने इन्वेस्टमेंट कर दी आज, पर उसमें आपको टोटल रिटर्न कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपए का। तो वो आपके स्पेसिफिक गोल के लिए क्या है, अप्रोप्रिएट नहीं है। आपको जितने पैसे चाहिए थे उतने नहीं मिले। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करो ये सोच समझ के करना कि आपको कितने इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो उसमें आपको कितने पैसे की जरूरत है, आपका जो गोल है वो उसमें कंप्लीट होगा या नहीं। तो आपको अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एट्थ दिया है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अब वो सिर्फ एक सिंगल इन्वेस्टमेंट तो होती नहीं है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। तो आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट को बाकी और इन्वेस्टमेंट से, ताकि आप अगली बार के लिए क्या रहो, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाओ। 9th पॉइंट इसमें हमें दिया है कि एग्जामिन इफ इट्स फिट्स इन विद अदर इन्वेस्टमेंट यू आर कंसिडरिंग और यू हैव ऑलरेडी मेड। यानी कि जब आप क्या करो, कंपेयर कर लो सारी डिटेल्स। जब आप अपनी सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी कंपैरिजन आपको करना है अपने इन्वेस्टमेंट और जो भी डिटेल्स आपको फाइंड आउट करनी है, जब आपने वो सब कर लिया तो उसके बाद आप ये एग्जामिन करो कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है और जो बाकी आप कर चुके हो उन दोनों में मतलब आप क्या और बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। माना कि आपने जब पहले टाइम इन्वेस्टमेंट करी थी, पहली बार जब आपने इन्वेस्टमेंट करी तो वो इतनी अच्छी ना हो, पर आपने क्या है धीरे धीरे समझ कर आपने ये अच्छे से समझ लिया कि आपको किस तरह के इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा फायदा मिलता है, क्या आपके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो इस तरह से आपको एग्जामिन करते रहना चाहिए कि आपके लिए जो आपने इन्वेस्टमेंट कर ली है उनसे और बेहतर इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है। 10th पॉइंट दिया है कि जब भी आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट खुद से ना करके किसी और इंसान से करवाओ। यानी कि जो ब्रोकर होते हैं, इंटरमीडियरीज होते हैं, तो उनसे करवाओ। तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, ऑथोराइज्ड और लीगल इंटरमीडियरीज होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी बंदा आप उठा लाया और उससे आप इन्वेस्टमेंट करा रहे हो। जो भी सेबी के थ्रू क्या होता है, रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज होते हैं, उनके थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट करानी चाहिए। वो ऑथोराइज्ड होते हैं तो फ्रॉड नहीं करेंगे। 11th पॉइंट दिया है, सीक ऑल क्लैरिफिकेशन अबाउट द इंटरमीडियरीज एंड द इन्वेस्टमेंट। जब आप इंटरमीडियरीज के थ्रू इन्वेस्ट करा रहे हो तो आपको सारी क्लैरिफिकेशन और सारी डिटेल्स आपके पास में होनी चाहिए, आपके उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और उस इंटरमीडियरी से रिलेटेड। लास्ट पॉइंट दिया है, एक्सप्लोर द ऑप्शन अवेलेबल टू यू इफ समथिंग वर गो रॉन्ग एंड देन इट सेटिस्फाई मेक द इन्वेस्टमेंट। यानी कि जब आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो, अपने खुद से करो या इंटरमीडियरी के थ्रू, तो जब भी करो तो क्या रखो, अपने पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रखो कि आप सारे को कंपेयर कर सको। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा या आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा गलत इन्वेस्टमेंट होगी, तो उसे आपको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। जब आप सेटिस्फाई हो जाओ कि ये इन्वेस्टमेंट सही है, तभी आप क्या करो, अपनी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट करो।
तो ये हमारे कुछ 12 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं कि आप क्या करो जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो तो इन 12 पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि इसी तरह से हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। नेक्स्ट दिया इंटरेस्ट क्या होता है। सो व्हाट इज मेंट बाय इंटरेस्ट, जैसे हमने अभी कहा कि हम अपनी सिक्योरिटीज पे क्या करते हैं, इंटरेस्ट जनरेट करते हैं। तो वह इंटरेस्ट क्या होता है कि जब भी हम अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, चाहे हमने बोरो किए हो, बोरो करके इन्वेस्ट करवाए हो या अपने खुद के पैसे इन्वेस्ट किए हो, तो हमें क्या मिलता है, उसमें इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट होता है हमारा ब्याज, यानी कि जब हमने अपने पैसे इन्वेस्ट किए तो जब एक बोरोवर लेंडर से पैसे लेता है तो जो अपने पैसे दे रहा है वो फ्री में तो देगा नहीं, वो उसके लिए कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो चार्ज करेगा। तो इंटरेस्ट वही चार्ज होता है जो हम कह सकते हैं कि हमें एक्स्ट्रा पैसा जनरेट होकर मिलता है, वही हमारा इंटरेस्ट होता है। हमारे जो फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे इंटरेस्ट रेट, जैसे कि अगर हम एफडी कराते हैं या हम और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं या बैंक में किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट रेट मिलता है कि 4% का इंटरेस्ट रेट, 9% का इंटरेस्ट रेट, इस तरह से। तो ये इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन किस तरह से होता है, तो इसे डिटरमाइन करने के कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करता है। तो सबसे ज़्यादा ये किस पे डिपेंड करता है, अगर हम देखें तो जो फैक्टर गवर्न करता है हमारे इंटरेस्ट रेट को वो हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड हो गया है। जिस हिसाब की किसी भी कंट्री की इकोनॉमी चलती है उसी हिसाब से उसको उस कंट्री को इंटरेस्ट रेट बेयर करने को मिलता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारे सबसे बड़े इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करते हैं वो है हमारा डिमांड ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी, कि हमारी गवर्नमेंट में हमारी कंट्री में भी कितने पैसे की डिमांड है तो उसके अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट रेट बनाएंगे। और लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग, यानी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनके अकॉर्डिंग भी हमारी गवर्नमेंट ने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग बाकी हमारी कंट्री के जो कॉमनर्स हैं उनको कितने पैसे की जरूरत है तो उस हिसाब से हमारा इंटरेस्ट रेट डिफाइन होता है। सप्लाई ऑफ मनी, इन्फ्लेशन रेट और हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये तीनों भी क्या हमारे इंटरेस्ट रेट को वेरीफाई करते हैं और कह सकते हैं थोड़ा सा डिटरमाइन भी करते हैं। यानी कि सप्लाई ऑफ मनी, कितना मनी हमारे कंट्री में, किसी भी कंट्री की जीडीपी के अकॉर्डिंग ही क्या होता है उसका इंटरेस्ट रेट भी डिफाइन होता है। तो सप्लाई ऑफ मनी वैसे हो गया। और इन्फ्लेशन रेट क्या होता है कि कितना ज्यादा महंगाई स्तर बढ़ता जा रहा है, जितनी ज्यादा महंगाई होती जाएगी उसके हिसाब से हमारा इंटरेस्ट रेट वेरी करता जाएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, क्योंकि हर साल जो हमारी सरकार है वो अलग अलग पॉलिसीज लाती रहती है। और जो हमारा आरबीआई है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो भी क्या करता रहता है, बैंक को लेकर के जो भी ज्यादा फायदेमंद होता है वो डिसीजंस लेते रहते हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिसी और आरबीआई आपस में मिलकर देख लेते हैं कि अगर हमें कोई भी उनका पॉलिसी क्लैश नहीं करनी चाहिए आपस में, तो इसलिए वो क्या करते हैं, सारी चीजें वेरीफाई करके आपस में समझौता करके फिर भी क्या करता है, एक इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम करें, ठीक है, हमने 12 स्टेप भी याद रखे, हमें इन्वेस्टमेंट जल्दी करनी है, हमने ये भी सोच लिया, हमें वेरीफाई कर लिया कि हाँ इंटरेस्ट रेट इतना मिल रहा है, पर हम किस में इन्वेस्ट करें, कहाँ जाके अपना पैसा किसको दे, कैसे करें इन्वेस्ट। तो यहाँ पे दो तरीके हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक तो होता है फिजिकल एसेट, दूसरा होता है फाइनेंशियल एसेट। एसेट होता है कि वो चीजें, वो प्रोडक्ट, वो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में जो हमें क्या करें, जो हमें फायदा दे, जिनमें हम इन्वेस्ट करें अपना पैसा, जिनमें हम अपना पैसा लगाएं तो हमें और पैसा मिले, तो वो होता है हमारे एसेट्स। तो कौन से अवेलेबल है, एक फिजिकल एसेट और दूसरा फाइनेंशियल। फिजिकल एसेट्स में आता है हमारा रियल इस्टेट, गोल्ड, ज्वेलरी, कमोडिटीज एक्सेट्रा, यानी कि फिजिकल एसेट्स होते हैं जिनको हम क्या कर सके, टच कर सके, जिनकी फिजिकल अपीयरेंस है। तो रियल इस्टेट ये होते हैं हमारे जो प्लॉट्स, हाउस, बिल्डिंग्स, फ्लैट्स, ये सब क्या होता है, रियल इस्टेट होते हैं, यानी कि जब आप क्या करते हैं, जमीन में पैसा लगाते हो। गोल्ड, ज्वेलरी क्या हो गई, ये सब जो हमारे ऑर्नामेंट्स होता है उनमें जब हम पैसा लगाते हैं तो वो हमारा फिजिकल एसेट्स में होता है। और कमोडिटीज हो गए हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो कमोडिटीज हमारी वो गुड्स एंड प्रोडक्ट्स होती हैं। और फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं कि वो डिपॉजिट जो हमारे बैंक में है और कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में। अब मान लो कि मैंने कहा कि मैंने एफडी कराई है, तो एफडी का मतलब ये थोड़ी ना कि मेरे नाम कोई जमीन हो गई है, नहीं, वो एफडी मेरी बैंक में है तो मैं उसे टच नहीं कर सकती, पर हाँ हम कह सकते हैं कि वो एक फाइनेंशियल एसेट है तो हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया है। पर अगर मैंने कहा कि मैंने ये जमीन खरीदी है तो जमीन को मैं टच कर सकती हूँ। तो इस तरह से तो फाइनेंशियल एसेट में आता है हमारा जो हमने डिपॉजिट करे है बैंक के साथ मिलकर के, स्मॉल इन्वेस्टमेंट करी है हमने, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट हो गई, इंश्योरेंस हो गया, प्रोविडेंट फंड्स हो गए, पेंशन फंड्स हो गए, जो पेंशन मिलती है वो सब। तो ये सब हमारे क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। अब हम अपना आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि जो हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस है वो क्या क्या है हमारे पास, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। और ज्यादा फायदा हमें किसमें होता है, करेक्ट, लॉन्ग टर्म में हमें ज्यादा फायदा होता है। तो अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की तो उसमें सबसे पहला क्या दिया है, सेविंग बैंक अकाउंट, यानी कि जैसे आपको क्या करना हो, सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े ही टाइम के लिए क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं करनी, तो आप क्या कर सकते हो, सेविंग बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको 4 से 5% का पर एनम इंटरेस्ट रेट मिल जाता है और इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम है अगर आप लॉन्ग टर्म से कंपेयर करो तो, बट ये क्या है,
थोड़ा एक बेहतर, हम कह सकते हैं एक अच्छा तरीका है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, सीखना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। मनी मार्केट और लिक्विड फंड्स क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म होते हैं म्यूचुअल फंड्स के। म्यूचुअल फंड्स थोड़े से लॉन्ग टर्म में चले जाते हैं, पर मनी मार्केट और लिक्विड फंड क्या है, एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है म्यूचुअल फंड के। इसमें बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरह क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो। बाकी और लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, ये कह सकते हैं जो कंपनी भी जिसमें भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें वो आपके पैसे को क्या करेंगे, सभी लोग मिलकर पूल करते हैं और फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आपके पैसे को क्या किया जाता है, इन्वेस्ट करने के बाद उसमें बेटर यील्ड जो है वो रिटर्न जो है वो जनरेट किया जाता है। तो हो गया मनी मार्केट और लिक्विड फंड। थर्ड इसमें लास्ट में दिया है फिक्स डिपॉजिट विद बैंक। अब जरूरी नहीं है कि फिक्स डिपॉजिट हम बहुत लंबे साल टाइम के लिए, बहुत लंबे सालों के लिए ही करेंगे, ऐसा नहीं है। हम कम टाइम के लिए भी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दिया है कि इन्वेस्टमेंट मिनिमम टाइम पीरियड क्या है इन्वेस्टमेंट का, एफडीज का, वो 30 दिन का भी है। तो आप चाहो तो 30 दिन के लिए भी एफडी करवा सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि हमें कितने टाइम के लिए एफडी करवानी है, 30 दिन के लिए, 6 से 12 महीने के लिए, या एक नॉर्मल एफडी हमें करवानी है। तो उसके हिसाब से जो एफडी है वो हमें रिटर्न जनरेट करके देगी, और ये हमारे सारे शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टमेंट अवेलेबल हो गए हमारे पास कि इसमें अगर हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन सब में हम क्या कर सकते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यही अगर हम बात करें कि अगर हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस हमारे पास क्या अवेलेबल है, तो पहला है हमारा पोस्ट ऑफिस सेविंग। पोस्ट ऑफिस सेविंग हमारा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसमें हमें लंबे टाइम के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो कह सकते हैं कि रिटर्न इसमें ज़्यादा जनरेट होता है, क्योंकि लंबे टाइम के लिए तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हमें मिलेगा। अगर हम बात करें तो ये क्या हमारा लो रिस्क सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि इसमें रिस्क हमें बहुत ही कम होता है, जनरली हमें सिर्फ प्रॉफिट ही होता है। बहुत ही कम चांसेस है कि इसमें हमारा लॉस हो सके, ऐसा होता ही नहीं है। या कहूँ तो बिल्कुल 99.99% तो हमारा प्रॉफिट ही है। 0.01% अगर हमारा चांस जो है वो लॉस का बन सकता है कि मान लो ये सिक्योरिटी ही फ्रॉड हो, या ये बैंक या पोस्ट ऑफिस ही डूब गया हो, तो ऐसा होता है, पर ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। तो जो हमारा पोस्ट ऑफिस सेविंग है वो क्या करता है, लो रिस्क सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। इसमें हम इजीली अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हमें जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड होता है वो कितना का होता है, 8% पर एनम, यानी कि हर साल हमें क्या मिलता है, 8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और ये हमें मंथली पेड होता है। और इसमें हम जो है मिनिमम अपना कितना इन्वेस्ट करते हैं, 1000 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम अमाउंट हम 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर हमारा सिंगल अकाउंट है। अगर हमारे पास जॉइंट अकाउंट है तो हम 6 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसका मेच्योरिटी टाइम पीरियड होता है 6 ईयर्स का। अब प्रोविडेंट फंड्स की बात करें तो ये क्या हमारा मेच्योरिटी इसकी कब होती है, 15 साल के बाद होती है, और इसमें भी हमें इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है, 8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो टाइम पीरियड बढ़ गया तो यानी कि हमारा इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा कैलकुलेट हुआ रहेगा, तो हमें अमाउंट भी जो है वो ज़्यादा मिलेगी। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड हमारा इस तरह से काम करता है। और आप क्या कर सकते हो, इसे चाहो तो 4 साल के अंदर भी अपने इस प्रोसेस से, इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड से चाहो तो बाहर आ सकते हो, अपने पैसों को विड्रॉ कर सकते हो। तो यानी कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब कंपनी फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, कोई बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म के बीच में क्या रहती है, इन दोनों टर्म यानी कि शॉर्ट और मीडियम टर्म के बीच में ही ये वेरी करती रहती है। 6 महीने से लेकर 3 से 5 साल तक ये हमारी कंपनी फिक्स डिपॉजिट हमारे पास में रहती है। हमारी मर्जी होती है कि हम कितने टाइम के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमें इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है। कैसे, मंथली भी इंटरेस्ट रेट पे कर सकती है, क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने में भी पे कर सकती है, सेमी एनुअली यानी कि हर 6 महीने में भी इंटरेस्ट रेट पे कर सकती है, और एनुअली यानी कि हर साल में इंटरेस्ट रेट पे कर सकती है। तो ये हमारी मर्जी है, हमें बताना पड़ रहा है कि आपको किस तरह से, किस फॉर्म में इंटरेस्ट रेट चाहिए। आपको इंटरेस्ट हर महीने चाहिए, हर 3 महीने में चाहिए, हर 6 महीने में चाहिए, या 1 साल में चाहिए। तो इस तरह से, और जब इसका पीरियड खत्म हो जाता है, लोन पीरियड जब खत्म हो जाता है, तो हमारे जो भी टैक्सेस हैं, हम कह सकते हैं कि जो इसमें हम जब इन्वेस्ट करते हैं कंपनी फिक्स डिपॉजिट में, तो हमारा जो भी टैक्स बनता है तो हमें वो टैक्स भी यहाँ पे करना पड़ेगा। और बाकियों में टैक्स का कोई झंझट नहीं होता, उसमें हमें जो भी अमाउंट है वो सिंपल मिल जाती है। पर कंपनी फिक्स डिपॉजिट में हमें टैक्स पे करना पड़ता है एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी डेट पर, यानी कि जब आपका सिक्योरिटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी, तो आपको टैक्स पे करके आपके पैसे मिल जाएंगे। इसका इंटरेस्ट रेट हमारा 6 से 9% पर एनम के बीच में घूमता होता है। अब दिया यहाँ पे बॉन्ड जो है वो हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो ऐसे कह सकते हैं कि ये क्या है, फिक्स्ड इनकम डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है। फिक्स्ड इनकम डेप्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये मैंने आपको चैप्टर्स के में पढ़ाया था जैसे, तो आप उससे समझ सकते हैं। अगर हम वैसे समझें तो क्या है, ये 1 या 1 से ज़्यादा साल के लिए हम इसको क्या करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, 1 या 1 से ज़्यादा साल के लिए इन्वेस्ट करना, और उसके बाद क्या करना, अपने पैसे को बढ़ाना, अपने कैपिटल को रेज करना। तो ये क्या है, हमारा सेंट्रल या फिर स्टेट
स्टेट गवर्नमेंट का या कॉर्पोरेट्स का, जरूरी नहीं है कि हर बार बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही बनाएगी, कुछ कॉर्पोरेट्स कुछ कंपनीज भी बॉन्ड बनाती हैं। तो यानी कि गवर्नमेंट हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है जो बॉन्ड बना रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी अपने अपने बॉन्ड्स बनाती हैं और कॉर्पोरेट्स भी बनाते हैं अपने बॉन्ड्स को, ताकि वो क्या कर सके उसमें इन्वेस्ट करा के अपने कैपिटल को राइज कर सके। अब क्या होता है जब हम इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड्स में, तो हमने अपना पैसा कुछ टाइम के लिए फिक्स कर दिया इनमें, तो अभी स्टेट गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट्स क्या करती हैं उस पैसे का यूज करती हैं अपने फायदे के लिए, और फिर जो भी रिटर्न जनरेट होता है तो वो इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं। बॉन्ड जनरली एक प्रॉमिस होता है कि हम क्या करेंगे, आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट रेट बनता है उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डेट तक हम आपको मैच्योरिटी डेट पे वो सारा पैसा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पे कर देंगे। अब बात करें यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स हमारे इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड कोई एक सिंगल सिक्योरिटी नहीं है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की पूरी कंपनी ही है जो क्या करती है, पूरी की पूरी कंपनी मिलकर क्या काम करती है, सिर्फ एक काम करती है कि जो भी पैसा आया है उसको अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना और ज्यादा पैसा जनरेट करना, ताकि जिन भी इन्वेस्टर्स ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था तो उन सभी इन्वेस्टर्स को उनका रिटर्न मिल सके। तो जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स में वो क्या है, ग्रुप ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि वो शेयर्स में, डिबेंचर्स में, फिजिकल एसेट्स में, फाइनेंशियल एसेट्स में, सब में इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड की कंपनी, ताकि क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट किया जा सके। अब जो इंसान खुद से इन्वेस्ट नहीं कर सकता या उसके पास इतना टाइम नहीं है, इतने सारे रिसोर्सेज नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करे किसी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में और फिर पैसा जनरेट करे, तो ये उनके लिए क्या रहती है, म्यूचुअल फंड फायदेमंद है कि आप क्या करो, अपना पैसा जितना भी आपके पास है वो थोड़ा सा, ज्यादा सा, जितना भी पैसा है आपके पास में वो पैसा लो और म्यूचुअल फंड्स को दे दो। अब क्या है, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसा पैसा देते हैं तो धीरे धीरे करके पैसा क्या है बहुत ज्यादा हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड्स के पास में या उस कंपनी के पास में बहुत ज्यादा पैसा होने के बाद वो क्या करता है, वो अलग अलग सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करता है और फिर उसके बाद जो भी आपने पैसा दिया था उसके अकॉर्डिंग आपको जितना इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए था म्यूचुअल फंड आपको वो प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड्स क्या करता है, शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए भी काम करता है। तो म्यूचुअल फंड्स में हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। तो आपको म्यूचुअल फंड समझ में आया होगा, और अगर आपको ये पूरा डिटेल्ड चैप्टर अच्छे से समझना है ना तो आप मेरी वीडियोस ऑलरेडी जो यूट्यूब पर हैं आप उन्हें सर्च करके पढ़ सकते हैं। आगे दिया व्हाट इज मेंट बाय स्टॉक एक्सचेंज, फिर चलो ठीक है हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सारा पैसा भी लगा रहे हैं, सारी चीज़ों का ध्यान भी रख रहे हैं, इंटरमीडियरी की भी हेल्प ले रहे हैं, सारी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, पर हम ये सब करेंगे कहाँ, दुकान में जाके, किसी मंडी में जाके, किसी स्कूल में जाके, किसी कॉलेज में जाके, कहाँ जाके करेंगे इन्वेस्टमेंट, वो हमें करनी है बेटा स्टॉक एक्सचेंज में। तो स्टॉक एक्सचेंज किस तरह से काम करेगा, तो हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट स्कारा डिफाइन स्टॉक एक्सचेंज। स्कारा ने क्या किया, स्टॉक एक्सचेंज हम सभी इन्वेस्टर्स के लिए जो इंडिविजुअल्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं या कह सकते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूट्स हैं, उन सब के लिए क्या किया, स्टॉक एक्सचेंज डिफाइन किया ताकि सभी लोग क्या कर सके, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या कर सके, स्टॉक एक्सचेंज पे आके अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सके। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी सिक्योरिटीज को बाय करते हैं, सेल करते हैं, डीलिंग करते हैं उनकी, और जब भी हमें लगता है स्पेसिफाइड टाइम पर हमें सिक्योरिटी को बाय करना है या सेल करना है तो हम स्टॉक एक्सचेंज पे आके सेल करते हैं, जो कि BSE और NSE है ना, ये हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें ट्रेडिंग के लिए प्रोवाइड हुए हैं। अब अगर बात करें इक्विटी शेयर्स की, तो इक्विटी शेयर्स क्या है, इक्विटी शेयर्स होते हैं हमारी कंपनी के वो शेयर्स जो हमने क्या किए, हमने या इक्विटी की बात करें या शेयर्स की, यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। तो इक्विटी शेयर्स होता है, प्रेफरेंशियल शेयर्स होता है, ये आपके चैप्टर 3 में या चैप्टर 2 में आई थिंक आपको मिल जाएंगे। तो इक्विटी शेयर्स हैं क्या या इक्विटी क्या होती है, अगर हम बोले शेयर्स क्या होते हैं, जैसे बोलो ना इस कंपनी के शेयर खरीदे हैं मैंने, तो मैंने शेयर खरीद लिया, मतलब मैंने क्या कर लिया उसमें, तो शेयर्स क्या होते हैं, तो शेयर्स होता है कि जब कंपनी के पास, जब वो क्या करती है, अपना कोई भी कंपनी बनी है तो वो क्या करती है, उसके पास में शेयर्स होता है। शेयर्स यानी कि उसके पास में स्मॉल डिनोमिनेशंस होती हैं, कह सकते हैं मानो कि कंपनी के पास क्या है 2 करोड़ रुपए हैं, तो अब उसे और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अब वो सिर्फ 2 करोड़ के बेसिस पे ही तो सारी कंपनी नहीं चला सकती ना जिंदगी भर, उसे और इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमने ना और इन्वेस्टर्स को बुला लिया, यानी कि हम कहेंगे कि हम इस कंपनी के शेयर बेच रहे हैं। शेयर बेच रहे हैं इन द सेंस कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं कि जैसे कोई भी कंपनी, मान लो कि हमने ले ली ITC कंपनी ले ली, ठीक है। अब ITC कंपनी अगर कहना चाहती है कि उसे और इन्वेस्टमेंट चाहिए, यानी उसे अपने लिए इन्वेस्टर्स चाहिए जो उस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करें ताकि कंपनी और अच्छे से परफॉर्म कर पाए, तो कंपनी क्या करती है, जो भी उसकी
टोटल इनकम है, जो भी उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसे वो क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है छोटे छोटे हिस्सों में। तो उसके बाद क्या होता है, कंपनी में हम कहते हैं कि अगर नए इन्वेस्टर्स आए, मानो कि हमारे पास 2 करोड़ रुपए थे, अभी हमारे पास और जो मान लो कि 10 इन्वेस्टर्स और आए जिन्होंने अपना किसी ने 1 करोड़ रुपए लगाए, किसी ने 4 लाख रुपए लगाए, किसी ने 50 लाख रुपए लगाए, इस तरह से सबने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। तो यानी कि अब उन्होंने पैसे दिए तो फ्री में तो नहीं दिए, इतना तो अच्छा कोई नहीं होता इस दुनिया में जो फ्री में आपको पैसा दे देगा। तो वो क्या करेंगे, फिर वो आपकी कंपनी की ओनरशिप लेते हैं। यानी कि फिर हम कहते हैं कि फिर वो पैसे देने के क्या लेते हैं, अगर उन्होंने पैसे लगाए हैं आपकी कंपनी में तो वो कहेंगे कि अब हम इस कंपनी के जितना पैसा हमने लगाया है उस पैसे के हम मालिक बनना चाहते हैं। यानी कि अगर कंपनी का जो मालिक है, यानी कि वो पूरी की पूरी कंपनी उसके, यानी कि सारा पैसा उस मालिक ने लगा रखा है। पर अगर क्या हो, अगर कंपनी में, अगर जैसे मैंने कहा कि पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप में 2 लोगों ने पैसा लगा हुआ है, और अगर हम कहें इन्वेस्टर्स लगे हुए हैं, तो इन्वेस्टर्स का मतलब है कि सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रखा है। तो कह सकते हैं कि कोई 5% का मालिक है, कोई 10% का मालिक है, कोई 0.1% का मालिक है। तो जिसने जिस हिसाब से इन्वेस्ट किया होता है वो उस हिसाब का क्या होता है, मालिक बन जाता है। तो वो मालिक जो है वो किस हिसाब से बन रहा है, शेयर से बन रहा है। यानी कि उसने कितने कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, जिसके अकॉर्डिंग वो मार्केट कैपिटलाइजेशन से शेयर्स बना सकता है अपने लिए। तो इस तरह से अब बात करें व्हाट इज अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, 2 पार्टीज के बीच में चलते हैं। एक पार्टी जो पैसा दे रही है, दूसरी पार्टी जो पैसा बोरो कर रही है। तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके बीच में क्या होगा, हम कह सकते हैं ये सिक्योरिटी ही होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं दोनों पार्टीज आपस में मिलकर, जिसने पैसा दिया है और जिसने पैसा लिया है, बोरो करने वाला और लेंड करने वाला, वो दोनों पार्टीज क्या करते हैं, आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाती है कि मैंने आपको आज पैसा दिया, तो आज से लेकर इस पर्टिकुलर डेट तक आप क्या करेंगे, इस पैसे का जो भी करना है करो, पर मेरे को इस पर्टिकुलर डेट के बाद में, इन्वेस्टमेंट मैंने आपने करी है तो मेरे को इस पर्टिकुलर डेट के बाद में अपना रिटर्न जनरेट करके चुपचाप दे देना, वरना बेटा आपके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हो जाएगी। तो इस तरह से डेब्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 पार्टीज के बीच में। और यहाँ पे अगर हम बात करें अपने डेरिवेटिव्स की, तो डेरिवेटिव्स क्या होता है, एक मिनट, हाँ, डेरिवेटिव्स हमारे वो प्रोडक्ट होता है जिनकी वैल्यू क्या होती है, अंडरलाइंग एसेट्स पे डिपेंड करती है। यानी कि हमें ऐसा कह सकते हो कि अंडरलाइंग एसेट्स हमारे इक्विटी, इंडेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, कमोडिटीज और अदर एसेट्स हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने पहले भी समझाया था, वही एग्जांपल दे रही हूँ ताकि वो अच्छे से आप कनेक्ट कर पाओगे। कि मान लो कि आपने गोल्ड की रिंग ली, तो आपका डेरिवेटिव क्या हो गया, गोल्ड की रिंग। पर डेरिवेटिव की वैल्यू सिर्फ उस गोल्ड रिंग से नहीं बन रही है, डेरिवेटिव की वैल्यू डिफाइन होती है उसके अंडरलाइंग एसेट से, और वो अंडरलाइंग एसेट उस गोल्ड रिंग का क्या है, वो गोल्ड है। यानी कि आपने सोने की अंगूठी बनाई, पर उसका दाम बढ़ेगा या कम होगा वो किस पे डिपेंड करता है, वो सोने के प्राइस पर डिपेंड करता है। कि अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो सोने का प्राइस बढ़ जाएगा, आपकी उस रिंग का प्राइस बढ़ जाएगा। पर अगर सोने का प्राइस कम होता है, जो कि बहुत कम होता है कि सोने का प्राइस कम हो जाए, ऐसा तो होता ही नहीं है। अक्सर आपने सिर्फ सोने का प्राइस बढ़ता ही देखा होगा, तो सोना बहुत महंगा रहता है। तो आपने अगर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, डेरिवेटिव्स होते हैं कि आपने एक वैल्यू जो है, आपने कोई एक असेट्स में इन्वेस्ट किया, पर उसके जो प्राइस है, उस असेट की प्राइस डिपेंड करेगी उसके अंडरलाइंग असेट पर। यानी कि जिसकी चीज से वो बना हुआ है उस पर वो डिपेंड करती है। तो अंडरलाइंग असेट हमारा इक्विटी, इंडेक्स, फॉरेन एक्सचेंज या कोई कमोडिटी भी हो सकती है। अब बात करें आपने म्यूचुअल फंड की, एग्जैक्टली ये वही है जो म्यूचुअल फंड में आपको ऊपर पढ़ा के आई हूँ, बस मैं 2-4 चीजें एक्स्ट्रा दे रखी है तो वो समझा देती हूँ। कि म्यूचुअल फंड क्या है, कॉर्पोरेट है, कंपनी है, कोई भी कंपनी हो सकती है। एक कॉर्पोरेट एक ऐसी बॉडी जो क्या है, सभी के साथ रजिस्टर्ड है, और ये क्या करती है, इंडिविजुअल्स लोगों से, इंडिविजुअल जो पीपल है उनसे, या किसी कंपनी से या किसी इन्वेस्टर से क्या करती है, पैसा लेती है। अब ये हमारी मर्जी होती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, ये जबरदस्ती आके पैसे नहीं लेती। तो ये तो सिर्फ ऑफर करती है कि अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये किसी से भी पैसे इन्वेस्ट करवाती है। उसके बाद क्या है, जो भी इसके पास पैसा जनरेट होता है, यानी कि जो भी इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया, उस पैसे को क्या करती है, ये अपने लिए और उन इन्वेस्टर्स के लिए क्या करती है, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करेगी। यानी कि इसके पास तो बहुत सारा पैसा आ गया सबका मिला करके, तो इसके पास करोड़ों रुपए आ गए मान लो, और उसके बाद ये क्या करेगी, उस पैसे को लेगी और अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगी, स्टॉक मार्केट की में, ताकि क्या हो, उसे रिटर्न जनरेट हो। और बाकी इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर ये कंपनी, यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड है, वो बाकी इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर पैसा जनरेट करती है, और जो भी रिटर्न जनरेट होता है फिर ये बाकी इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर देती है। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है। और इंडेक्स की बात करें तो व्हाट इज एन इंडेक्स, इंडेक्स होता है हमारा एक स्पेसिफाइड पोर्टफोलियो जो क्या करता है,
जो भी अलग अलग स्टॉक्स हैं उन सभी का जो प्राइस मूव हो रहा है वो एक ऑर्डर में हम सभी को इंडिकेट करता है, हम सभी को शो होता है। यानी कि इंडेक्स क्या है, जैसे कॉपी के आगे एक इंडेक्स होता है ना, कि हमें सारे चैप्टर्स लाइन वाइज लगा रखे हैं कि ये चैप्टर ये रहा, ये चैप्टर इस तारीख को कराया गया था। तो बिल्कुल उसी तरह स्टॉक मार्केट के में भी जितने सारे स्टॉक्स हैं, जैसे अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो उसमें हमारे सभी की जो टॉप 50 कंपनीज हैं हमारी कंट्री की, उसको क्या करती है वो निफ्टी 50 अपने अंदर रखती है। तो निफ्टी 50 के इंडेक्स में टॉप 50 कंपनीज हैं, तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारी मार्केट जो है वो मूव कर रही है। तो इंडेक्स क्या करता है, एक स्पेसिफाइड पोर्टफोलियो बनाता है और एक एवरेज निकालता है कि सारी जो कंपनीज हैं वो किस तरह से मूव कर रही हैं। हमारा इंडेक्स जो है वो अगर अपवर्ड जा रहा है यानी कि मार्केट हमारी क्या है बहुत ही अच्छे से चल रही है, डाउनवर्ड जा रहा है यानी कि मार्केट में लॉस हो रहा है। आगे बात करें डिपॉजिटरी की, तो डिपॉजिटरी क्या है, जैसे हम अपना बैंक अकाउंट बनाते हैं तो हम उसमें पैसे रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह अपने सिक्योरिटीज को रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिपॉजिटरी बनानी पड़ती है। डिपॉजिटरी एक बैंक की तरह होती है जो क्या करती है, हमारी सिक्योरिटीज को इन्वेस्ट करके रखती हैं। जैसे हमने डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया, शेयर्स खरीदे, बॉन्ड्स खरीदे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ली, तो हम सभी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करने के लिए हमें कोई ना कोई जगह तो चाहिए ना। पैसे को स्टोर करने के लिए बैंक है, तो सिक्योरिटीज को स्टोर करने के लिए डिपॉजिटरी। और डीमेटेरियलाइजेशन क्या है, डीमेटेरियलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने फिजिकल सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराते हैं। यानी कि जो भी डिपॉजिटरी के पार्टिसिपेंट है, अब ये जो डिपॉजिटरी के पार्टिसिपेंट होंगे, जो जिन भी बंदों के पास में डिपॉजिटरी अकाउंट है, वो सब क्या करेंगे, अपनी सिक्योरिटी को इन्वेस्ट करेंगे और उन सिक्योरिटीज को स्टोर करके रखेंगे अपने अकाउंट में। तो अकाउंट में हम फिजिकली तो उसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपनी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिकली इन्वेस्ट करके रखते हैं डिपॉजिटरी अकाउंट में। क्योंकि अगर फिजिकली रखना है तो उनके चोरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनके फटने के, खोने के या सही जगह डिलीवर होने के चांसेस जो है थोड़े से कम हो जाते हैं कि वो सही से डिलीवर हुई या नहीं हुई, है ना। क्या पता, उनका मतलब कह सकते हैं रिस्क बढ़ जाता है उनको सही से रखने में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिमेटेरियलाइज कराते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करा देते हैं, ताकि इजीली वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेंगे तो कोई चुरा भी नहीं पाएगा कि आज चोर घर पे आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारी डिपॉजिटरी लेके भाग गया, ऐसा तो नहीं होगा। तो डिमेटेरियलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटीज़। तो हमने जब भी इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलते हैं तो हम कहते हैं कि हम अपनी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, सिक्योरिटीज़ में अपने पैसे को लगाते हैं ताकि हम अपने रिटर्न्स जनरेट कर सकें। तो सिक्योरिटीज़ होती क्या है, तो सबसे पहला टॉपिक यही है, व्हाट इज़ मेंट बाय सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, हम क्या समझे सिक्योरिटीज़ से। सो द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एज पर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट्स कारा 1956 इंक्लूड इंस्ट्रूमेंट्स सच एज शेयर, बॉन्ड्स, स्क्रिप्ट, स्टॉक्स और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ सिमिलर नेचर इन और एनी इनकॉर्पोरेट कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। हम ऐसा कह सकते हैं कि सिक्योरिटीज क्या होती हैं, जो हमारा स्कारा है जो क्या करता है, सिक्योरिटीज को डिफाइन करता है। तो वो सिक्योरिटीज के बारे में क्या डिफाइन करता है कि सिक्योरिटीज हमारे वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि वो हमारे शेयर्स हो सकते हैं, वो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स हो सकता है, फिजिकल एसेट्स हो सकते हैं। तो हमने चैप्टर 1 में पढ़े थे कि फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स क्या है, कि हमारे कमोडिटीज, हमारे ऑर्नामेंट्स, हमारी रियल इस्टेट या फिर हमारे जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, शेयर, बॉन्ड, स्क्रिप्ट, स्टॉक्स, ये सब हमारे जो मार्केट में ट्रेड होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज बोलते हैं। सिक्योरिटीज हमारी कह सकते हैं कॉर्पोरेट वाली भी हो सकती हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं। तो हमारी सिक्योरिटीज होती है जिसमें हमें पैसा इन्वेस्ट करें ताकि हम अपना रिटर्न जनरेट करा सकें। तो अब यहाँ पे जो हमारा सिक्योरिटीज मार्केट है उसका फंक्शन क्या होता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए, इंटरमीडिएटरीज के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लाते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्या करती है, बायर और सेलर, सिक्योरिटीज के बायर और सेलर को दोनों को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है कि आप क्या कर सको, इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी सिक्योरिटीज को ट्रेड कर सको। जो हमारी सिक्योरिटीज मार्केट है वो क्या कराती है, अपने इन्वेस्टर्स को एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है कि वो क्या कर सके, सिक्योरिटीज मार्केट के प्लेटफॉर्म पे आकर के अपनी सिक्योरिटीज को ट्रेड कर सके, बायर्स उन्हें सेल कर सके और जो सेलर्स हैं वो परचेज कर सके। तो अब आप अपनी अलग अलग सिक्योरिटीज को ट्रांजैक्ट कर सकते हो, जैसे कि अपने शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स या फिर अगर आपके इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं या आपके डेरिवेटिव्स हैं, तो आप अलग अलग सिक्योरिटीज को क्या करा सकते हो, सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रांजैक्ट करा सकते हो। अब सिक्योरिटीज मार्केट जो है हम कह सकते हैं कि वो कॉर्पोरेट्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या करती है, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आकर वो क्या करता है, जब सिक्योरिटीज में ट्रेड करता है
तो उन्हें अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स मिलते हैं। कुछ जिनको सिर्फ अपने रिसोर्सेज को रेज करना है, कुछ ऐसे जिनको ऐसी कंपनीज चाहिए जो न्यू कंपनीज है, जिनको मतलब उन्हें स्टार्टिंग से ही इन्वेस्टमेंट देनी है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जब वो क्या कराते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, अपने बिजनेस को ग्रो करने की जरूरत है, तो वो सिक्योरिटी मार्केट में आके अपने पैसे को यूज कर सकते हैं, अपने स्किल्स को यूज कर सकते हैं, ताकि अपने रिसोर्सेज को वो उस पर और ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट कर सकें। तो सिक्योरिटी मार्केट इस तरह से हमें क्या करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। इन्वेस्टर्स अपने पैसे को इन्वेस्ट करके कैपिटल रेज करते हैं, और जो इन्वेस्टर्स हैं और जो हमारे जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं या बाकी जो हमारे कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो इस पैसे का यूज करता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। दूसरा दें कि सिक्योरिटीज में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी सिक्योरिटीज हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो शेयर्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर म्यूचुअल फंड्स हो गए। इन सभी सिक्योरिटीज में हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी मार्केट में जाकर ट्रेड कर सकते हैं। अब सिक्योरिटी मार्केट एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर अलग अलग इन्वेस्टर आ रहे हैं, अलग अलग क्लाइंट्स आ रहे हैं, अलग अलग लोग हैं जो कुछ इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अब वो सिर्फ ऐसे ही तो नहीं, हवा में तो काम नहीं कर रही होगी, उसके लिए क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो उसका ध्यान रखें। तो सिक्योरिटी मार्केट को क्या है, रेगुलेटर्स की जरूरत है, और बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर रेगुलेटर्स नहीं होते तो यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस या किसी किस्म धोखाधड़ी होने के चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास लॉज नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो सारी चीजें खराब हो सकती है। तो सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए सिक्योरिटी मार्केट के पास रेगुलेटर्स होता है। वो क्या करता है, वो इंश्योर करते हैं कि जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट हैं वो सभी ढंग से बिहेव करें। इन्वेस्टर की तरह बिहेव करें, इंटरमीडियरी की तरह बिहेव करें, जो बाकी लोग हैं वो अपना अपना रोल अच्छे से निभाएं। तो इस तरह से रेगुलेटर्स की सिक्योरिटी मार्केट को जरूरत है। और अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट कौन कौन करता है, तो सिक्योरिटी मार्केट को हम जैसे लोग रेगुलेट नहीं करते, उनके लिए रेगुलेटिंग बॉडीज हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर DEA, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर DCA, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI। ये 4-5 हमारी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ी बॉडीज हैं जो क्या करती हैं, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करती है और ध्यान देती हैं कि कोई भी गड़बड़ ना हो। अगर बात करें SEBI की, तो SEBI यहाँ पे क्या रोल प्ले करती है, SEBI का क्या काम है, तो SEBI जो हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो हमारी क्या है, इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसको हमने अंडर सेक्शन 3 में SEBI एक्ट 1992 में यहाँ पे बनाया था, स्टेब्लिश किया था। तो ये क्या करती है, SEBI यहाँ पे अपने इन्वेस्टर्स का पूरा ध्यान रखती है, यानी कि एक पहला चीज जो करती है वो अपने सारे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है कि किसी के साथ भी कुछ गलत ना हो, उनका जो भी इंटरेस्ट बनता है वो उन सभी को टाइम टू टाइम मिले। दूसरा, वो प्रमोट करती है सिक्योरिटी मार्केट के डेवलपमेंट को। ठीक है, अब सिक्योरिटीज मार्केट आज जो चल रही है और आज से 100 साल पहले जो थी वो सब में सेम नहीं है। सबसे पहले अगर हम देखें तो पहले कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं था, पर अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती गई तो सभी ने इस चीज पर ध्यान दिया कि सिक्योरिटी मार्केट को किस तरह से ग्रो करना है, उसको किस तरह से डेवलप करना है। तो ये सिक्योरिटी मार्केट का भी ध्यान रखती है। थर्ड, ये क्या करती है, जो भी रेगुलेटिंग है, यानी कि हम ये कह सकते हैं सिक्योरिटी मार्केट का भी ध्यान रखती है, इन्वेस्टर्स का भी ध्यान रखती है, और साथ ही साथ में उसे रेगुलेट किस तरह से करना है कि कुछ गड़बड़ ना हो, किस तरह से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो, किस तरह से सारे लॉज इंप्लीमेंट हो। तो इस तरह से रेगुलेटिंग भी उसका रेगुलेशन जो है वो भी काफी अच्छा और काफी कमांडेबल होता है। तो हम कह सकते हैं जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इस सब का ध्यान भी हमारे SEBI ही रखती है। तो इसके पास कुछ यहाँ पे पॉइंट्स में भी हमें एक्सप्लेन किया गया है। तो पहला दिया है कि रेगुलेटिंग द बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट, यानी कि ये क्या करती है, जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज में जो भी बिजनेस चल रहे हैं, जो भी अलग सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही हैं, तो उन सभी को क्या करती है, SEBI रेगुलेट करती है। दूसरा, जितने भी सब ब्रोकर हैं, स्टॉक ब्रोकर हैं, उन सभी को रेगुलेट करेगी, साथ ही साथ वो रजिस्टर भी करती है। ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा जाके वहां जाके स्टॉक ब्रोकर या सब ब्रोकर बन जाएगा। अगर आपको बनना है तो आप पहले खुद पढ़ाई करो, उसके बाद आप खुद को रजिस्टर करवाओ, वेरीफाई कराओ खुद को, और उसके बाद वहां पे काम करो। तो इस तरह से वो भी करती है। प्रमोट करती है, रेगुलेट करती है सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, यानी कि जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उन सभी को प्रोटेक्ट करने का काम भी तो इसका ही है ना, कि चलो मान लिया कि रेगुलेटरी अथॉरिटी बन गई, कोई उनकी सुन ही नहीं रहा, तो क्या काम की फिर वो, तो उनकी बात सुनी जाए, सभी लोग उनसे उनका समझे कि हाँ ये अथॉरिटी है जो कुछ काम करेगी हम लोगों के लिए, तो उसकी इज्जत बनाने का, उसको प्रमोट करने का, उसको रेगुलेट करने का काम भी SEBI करती है। और जो भी फ्रॉड और जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं उन सभी को प्रोहिबिटेड करने का, यानी कि उन सबको रोकने का काम भी SEBI करती है। और लास्ट दिया है कि कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अंडरटेकिंग इंस्पेक्शंस, कंडक्टिंग इंक्वायरीज। अगर हम कहें कि सब काम तो ठीक है, ऑन पेपर बहुत बढ़िया चल रहा है, पर
सब कुछ रियल लाइफ में कितना अच्छे से चल रहा है, तो उस सब के लिए इंस्पेक्शन, हमारे सिक्योरिटीज की इंक्वायरीज कंडक्ट कराना, सारे स्टॉक एक्सचेंज में सारी चीजें सही से चल रही हैं, जो हमारे इंटरमीडियरीज है, सेल्फ रेगुलेटरी है, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो उस सबका इंस्पेक्शन तो करनी पड़ेगी ना। सच में जमीनी जीरो ग्राउंड लेवल पर जाकर के आपको सब चीज़ चेक करना पड़ेगा, तो वो जो काम है वो इन्फॉर्मेशन भी सभी अच्छे से परफॉर्म करती है। अब हमारा चैप्टर का कुछ लास्ट पार्ट चल रहा है, तो जो पार्टिसिपेंट वाला पार्ट है समझता है कि सिक्योरिटी मार्केट के पार्टिसिपेंट कौन कौन है, यानी कि सिक्योरिटीज मार्केट में पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है। तो इसमें 3 कैटेगरीज हैं। पहला पार्टिसिपेंट जो है हमारा वो होता है इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटी, दूसरा है इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी, और थर्ड पार्टिसिपेंट हमारा इंटरमीडियरी। तो जो हमारा पार्टिसिपेंट है उसमें पहला क्या है, इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी को इशू करने वाला है, वो इंसान जो सिक्योरिटी को स्टॉक एक्सचेंज में ला रहा है, वो हुआ हमारा पहला पार्टिसिपेंट। दूसरा, जो सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा इंसान, जो वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई कॉर्पोरेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो जो सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा वो इन्वेस्टर क्या हमारा पार्टिसिपेंट है, या कह सकता है दूसरा पार्टिसिपेंट हमारी सिक्योरिटी मार्केट में। अब इन इन्वेस्टर, बायर और सेलर के बीच में जो काम करता है ब्रोकर, यानी कि इंटरमीडियरी, वो भी हमारी सिक्योरिटी मार्केट का एक पार्टिसिपेंट है, एक बंदा है जो सिक्योरिटी मार्केट में काम करता है। अब हमारा गवर्नमेंट भी हो सकता है, कॉर्पोरेट भी हो सकता है, तो दोनों जगह डिपेंड करता है। अब हमें ये पूछा कि अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हम सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या इंटरमीडियरी का होना जरूरी है, कि अगर मैं बायर हूँ, दूसरा बंदा सेलर है, तो क्या हम दोनों के बीच में एक इंटरमीडियरी होना का जरूरी है? तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि आपको इंटरमीडियरी चाहिए ही चाहिए। अगर आप खुद बहुत काबिल हो, आप खुद कर सकते हो चीजें, तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप नए हो, आपको नहीं पता कि किस तरह से सारी चीजें करनी है, किस तरह से सिक्योरिटीज में ट्रेड किया जाता है, तो आप एक इंटरमीडियरी की हेल्प ले सकते हो। तो ये सब कुछ क्या होता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी चॉइस के ऊपर है कि हमें इंटरमीडियरी चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये कोई मतलब ये सिर्फ एडवाइजेबल है, कोई आपको एडवाइस कर सकता है, आपको मर्जी है आपको वो इम्प्लीमेंट करनी है एडवाइस या नहीं करनी, तो ये आपकी चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मन मर्जी है ये। दूसरा यह है कि सिक्योरिटी मार्केट में सेगमेंट्स कितने होते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, हमारे तो 2 चैप्टर इन सेगमेंट्स के ऊपर है, हमारा 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर। सिक्योरिटी मार्केट के 2 सेगमेंट्स होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। जो हमारा चैप्टर 3rd है वो प्राइमरी मार्केट के ऊपर पूरा का पूरा डेडिकेटेड है, और चैप्टर नंबर 4 हमारा सेकेंडरी मार्केट के ऊपर। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ते हैं फटाफट से अपना चैप्टर नंबर 3, क्योंकि 1 शॉट चल रहा था इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, और 5 चैप्टर पढ़ा रहा था, इसलिए इस वीडियो को जल्दी से खत्म भी करना है। तो आप स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट होती क्या है, तो प्राइमरी मार्केट पहले बता देती हूँ प्राइमरी मार्केट होती क्या है, फिर बताऊंगी कि इसका रोल क्या है, यानी कि व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का काम जरूरत क्यों पड़ी, रोल क्या है इसका। तो प्राइमरी मार्केट हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक ऐसा चैनल है, या इसको अगर हम समझे तो इसी में पहली लाइन में ही इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि प्राइमरी मार्केट है क्या। तो प्राइमरी मार्केट हमारा एक ऐसा चैनल है जो क्या करता है, न्यू सिक्योरिटीज को ट्रेड करने का एक प्लेटफॉर्म है, यानी कि किसी कंपनी ने क्या किया, कोई सिक्योरिटीज निकाली, ठीक है, तो जब कंपनी पहली बार उन सिक्योरिटीज को क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है, तो कहाँ ट्रेड करेगी, प्राइमरी मार्केट में। जब डायरेक्ट कंपनी और इन्वेस्टर ट्रेड करते हैं, कॉर्पोरेट और इन्वेस्टर ट्रेड करेंगे, तो क्या होगा, कह सकते हैं वो प्राइमरी मार्केट की ट्रेड हुई। पर जब क्या होगा, आपस में इन्वेस्टर ट्रेड करेंगे, तो वो सेकेंडरी मार्केट में चलता है। यानी कि प्राइमरी मार्केट में होता है कि जो भी ओरिजिनल इश्यूअर है सिक्योरिटी का, उसने क्या किया, अपनी सिक्योरिटी सेल करी, तो वो जब ओरिजिनल इश्यूअर और इन्वेस्टर इन दोनों के बीच में ट्रेड हुआ, तो वो प्राइमरी मार्केट में होता है। और सेकेंडरी मार्केट इन्वेस्टर आपस में ट्रेड करते रहते हैं। तो अब जो हमारी प्राइमरी मार्केट है वो आपको समझ में आएगा कि क्या है ये। तो प्राइमरी मार्केट क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है इश्यूअर्स ऑफ सिक्योरिटी को, गवर्नमेंट को, एज वेल एज कॉर्पोरेट को, कि वो क्या कर सकते हैं, आकर अपनी सिक्योरिटीज को इन्वेस्ट करें और क्या करें, अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करें प्राइमरी मार्केट में। क्योंकि आप सीधा का सीधा स्टार्टिंग में प्राइमरी मार्केट में आप डायरेक्टली क्या करते हो, इन्वेस्टर जो इश्यूअर है उससे बात करता है, उससे कनेक्ट करता है, तो आप इससे क्या कर सकते हो, अपने डायरेक्टली रिसोर्सेज को रेज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए फेस वैल्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर, यानी कि फेस वैल्यू क्या होती है किसी भी शेयर की और किसी भी डिबेंचर की। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो प्राइस, जो नॉमिनल प्राइस, जो अमाउंट हमें बताया गया है किसी भी सिक्योरिटी को ट्रेड करने के लिए, वो उसकी फेस वैल्यू है। मान लो कि कोई एक सिक्योरिटी है जो 50 रुपए की है या 5000 रुपए, कुछ भी मान लो, तो मैं 50 वाला केस लेकर चलती हूँ। तो एक सिक्योरिटी है जो 50 रुपए की है, अब आपने उसे ट्रेड किया, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 50 रुपए, तो उसकी फेस वैल्यू क्या हो गई, 50 रुपए। अब यानी कि बिल्कुल यहीं पे ये
पूरा तो एक एग्जाम्पल है, पर मैंने आपको ऐसे समझा दिया कि कोई भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी मान लो 50 रुपए की है। तो प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होता है? फिर प्रीमियम और डिस्काउंट होगा इस फेस वैल्यू से ही डिपेंड करते हैं ये। यानी कि मानो कि एक सिक्योरिटी क्या थी, 50 रुपए की थी, पर अब क्या हो गया, मेरे को मार्केट में बहुत ज्यादा राइज दिख रहा है, यानी कि सिक्योरिटीज के दाम बढ़ गए, तो मैंने 50 रुपए में ना बेच करके मैंने क्या किया, सिक्योरिटी को मैंने 100 रुपए में बेचा। तो वो मैंने किस पे बेची? प्रीमियम पे बेची अपनी सिक्योरिटी को। और डिस्काउंट नाम सुनने में ही समझ में आ रहा है कि जो डिस्काउंट है वो क्या होगा, डिस्काउंट है जैसे जो 50 रुपए की सिक्योरिटी थी, अब मैं उसे डिस्काउंट पे लगा करके क्या दे रही हूँ, 25 में दे रही हूँ। तो इस तरह से हमारा प्रीमियम और डिस्काउंट फेस वैल्यू से डिवाइड होता है। यानी कि कह सकते हैं कि फेस वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है हमारी सिक्योरिटी की, जो इश्यूअर ने अपनी सिक्योरिटी इशू करी है मार्केट में, उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, वो उसकी फेस वैल्यू होगी। वो शेयर्स की भी होती है, डिवेंचर्स की भी हो सकती है। अब बात करें यहाँ पे हमारे कि जो इशू ऑफ शेयर्स है, यानी कि जो व्हाई डू कंपनी नीड्स टू इशू शेयर्स टू द पब्लिक, यानी कि कंपनी को क्या जरूरत है कि वो अपने शेयर्स पब्लिक में बांटती फिरे और अपने ओनर्स बढ़ाती रहे अपनी कंपनी, उसको जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब एक कंपनी मार्केट में आती है ना, जब उसे अपनी मार्केट में अपना बिजनेस ग्रो करना है, तो उसे इन्वेस्टर्स की जरूरत होती है। क्योंकि इन्वेस्टर्स अब सिर्फ और सिर्फ एक बंदा तो अपना सारा पैसा लगा के उस कंपनी को ग्रो नहीं कर सकता, उसे अलग अलग लोगों से इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर जैसे हम वो अभी जो हमारा वो क्या बोलते हैं, एक शो चला है शार्क टैंक, उसमें भी क्या है कि अलग अलग बिजनेसमैन, अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं और वो जो वहाँ पे शार्क्स है उनसे क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। ऑब्वियसली अगर जब वो पैसे देते हैं तो वो कुछ ओनरशिप लेते हैं, तो यही जरूरत है कि कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को पब्लिक को डोनेट से कहना गलत रहेगा, वो अपने शेयर्स को डिलीवर करती है। क्यों? क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, उसे पैसे की जरूरत है, और अगर कोई अपना पैसा देगा तो वो उस कंपनी की ओनरशिप लेगा। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स इशू करती है ताकि वो बाकी जो पब्लिक है उससे क्या कर सके, पैसा इकट्ठा कर सके, और ताकि अपनी वो कंपनी को और ज्यादा ग्रो करा सके। तो अब जो शेयर्स इशू होते हैं वो सिर्फ एक टाइप के नहीं होते कि आप कंप्लीट ओनरशिप किसी भी एक बंदे को दे दोगे, ऐसा नहीं। शेयर्स भी अलग अलग काइंड के होते हैं, अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। सो डिफरेंट काइंड्स के जो शेयर्स इशू किए जाते हैं वो कौन कौन सा हमारा, तो पहला होता है जिसकी क्लासिफिकेशन दे रखी है, पब्लिक, राइट और प्रेफरेंशियल इशूज। तो वो क्या क्या है, देखो पहला दिया है आईपीओ। आईपीओ होता है कि जब एक अनलिस्टेड कंपनी क्या करती है, पहली बार अपना एक फ्रेश इशू मार्केट को कह सकते हैं डिलीवर करे। यानी कि आईपीओ है एक अनलिस्टेड कंपनी जो परफॉर्म कर रही है, एक अनलिस्टेड कंपनी मार्केट में आए और क्या करे, अपना पैसा नहीं, अपनी सिक्योरिटीज जो है वो मार्केट में ट्रेड करे, तो वो होता है हमारा आईपीओ। अब यहाँ पे बात करेंगे हम अपने पब्लिक ऑफरिंग की। पब्लिक ऑफरिंग को ही हम फर्दर इशू भी बोलते हैं। तो पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता है, ये एक लिस्टेड कंपनी होती है, यानी कि मार्केट में ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है जो क्या कर रही है, अपनी न्यू सिक्योरिटीज को, फ्रेश सिक्योरिटीज को पब्लिक को ऑफर कर रही है, ताकि पब्लिक क्या करे, उसको खरीदे, उसमें इन्वेस्ट करे और अपनी ओनरशिप वो कंपनी फिर उनको पब्लिक को दे देती है ताकि उससे पैसा मिल सके। तो आईपीओ और फर्दर इशू में क्या डिफरेंस है, आईपीओ अनलिस्टेड कंपनी कर रही है और फर्दर इशू हमारी ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी। राइट इशू की बात करें तो राइट इशू हमारे क्या है, जब एक लिस्टेड कंपनी क्या करेगी, अपनी न्यू सिक्योरिटीज को इशू करेगी, यानी कि नई सिक्योरिटीज उसने क्या करी है, सिक्योरिटीज को इशू किया, और वो किसको डिलीवर करेगी, सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। यानी कि राइट इशू में ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा आएगा और हमारे क्या कह सकते हैं इन्वेस्ट करके चला जाएगा, नहीं। यहाँ पे है कि मैंने लिस्टेड कंपनी विच प्रपोजेस टू इशू फ्रेश सिक्योरिटीज टू इट्स existing shareholders on a record date, the right are normally offered in a particular ratio to the number of securities held prior to the issues। यानी कैसे कह सकते हैं कि जो उस कंपनी के existing shareholders हैं उन्हीं को वो क्या करती है, राइट इशू जो है वो कंपनी अपने सारे सिक्योरिटीज देगी, और उसके बाद जो भी उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं अगर वो इन्वेस्ट करना चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और कंपनी की इन्वेस्टमेंट को, कंपनी की जो कैपिटल है उसको रेज कर सकते हैं। बात करें अगर हम अपने प्रेफरेंशियल शेयर्स की, तो प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है, ये इस तरह के सिक्योरिटीज हैं, इस तरह के शेयर्स हमने इशू करें जो क्या है हमारी लिस्टेड कंपनी इशू करती है मार्केट में, और ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को ही ऑप्ट करती है। यानी कि ऐसा नहीं कि पब्लिक में जितने भी लोग हैं जो भी मन चाहे इन्वेस्ट कर सकता है, इसमें नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर लोग ही होता है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ही हैं जो क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंशियल इश्यूज में इन्वेस्ट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अगर हम बात करें इश्यूज की तो किस टाइप के, 3 टाइप के, पब्लिक इश्यूज, राइट इश्यूज और प्रेफरेंशियल शेयर्स। और अगर पब्लिक इश्यूज की बात करें तो उसमें भी 2 सब टाइप है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि आईपीओ और एफपीओ।
इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में भी हमारे दो क्लासिफिकेशन है, एक है फ्रेश इशू, दूसरा ऑफर फॉर सेल। और फर्दर पब्लिक ऑफरिंग में भी दो ऑप्शन हमारे फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल। तो ये इसका सिर्फ एक आपको पिक्टोरियल दे रखा है कि हाँ किस तरह से ये, अगर आप चार्ट समझो लो तो आपको एक ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आई होप मैंने आपको ये चारों चीजें अच्छे से समझ आई। अब बात करें व्हाट इज मेंट बाय इशू प्राइस। तो इशू प्राइस से आप क्या समझोगे? इशू प्राइस देखो नाम से समझ आता है, जब भी एक कंपनी क्या करती है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे अपनी सिक्योरिटीज को क्या करती है, मार्केट के अंदर उतारती है कि ये हमारी सिक्योरिटी है, हम इसको इस प्राइस पे सेल करना चाहते हैं। तो वो जो प्राइस उसने इशू किया, वो उस कंपनी ने जो प्राइस बताया मार्केट को कि ये इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का प्राइस है, तो जिस प्राइस पर हमारी सिक्योरिटी इशू हुई वही उसका क्या है, इशू प्राइस है। बात करें व्हाट इज मेंट बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो ये तो बहुत ही आसान है कि जो भी हमारी कंपनी है उसके जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं, अगर हम उसे मल्टीप्लाई कर दे उसके जो करंट प्राइस वैल्यू है हमारे शेयर्स की, तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी कितने है, क्या वैल्यू है इस कंपनी की। अगर मुझे एक कंपनी खरीदनी है, मान लो मुझे ABC कंपनी खरीदनी है, तो मुझे क्या पता चलेगा कि मुझे इसके कितने पैसे देने पड़ेंगे। वो इस तरह से पता चलता है कि मानो कि उसके एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है और ऐसे उसके पास 1000 शेयर हैं, तो 1000 शेयर यानी कि 1000 इंटू, अगर आप क्या करो उसके एक शेयर की वैल्यू क्या है, 100 रुपए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 लाख रुपए, यानी कि आपको उस कंपनी को खरीदने के लिए 1 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। पर कंपनी बेटा अरबों खरबों की आती है, करोड़ों की भी आती है। तो वो इस तरह से यहाँ पे डिपेंड करता है कि यानी कि आपकी करंट शेयर की प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर, तो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई। बात करें हमारे पब्लिक इशू की और प्राइवेट प्लेसमेंट की, तो ये क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ पे हमारा, देखो ये पब्लिक इशू यहाँ से है, ये जो हमने 4 क्लासिफिकेशन पढ़े थे ना, तो इन्हीं में से हमारा डिफरेंशिएशन आया है कि पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम बात करें, व्हेन एन इशू इज नॉट मेड ओनली टू अ सिलेक्टेड सेट ऑफ पीपल बट इज ओपन टू अ जनरल पब्लिक एंड अदर इन्वेस्टर्स एट लार्ज इज कॉल्ड अ पब्लिक इशू। नाम से ही समझ में आता है प्राइवेट और पब्लिक में। तो पब्लिक में क्या है, पब्लिक इशू ऐसा इशू है जिसमें हम क्या करते हैं, हम सिर्फ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। हम ऐसा नहीं कह रहे कि सिर्फ ये 4 लोग इन्वेस्ट करेंगे बाकी के लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं। पब्लिक इशू है कि वो क्या है, इन्वेस्टर्स, एक ऐसी कंपनी जो एक ऐसा इशू निकाल रही है, एक ऐसी सिक्योरिटीज को भी मार्केट में दे रही है कि जो मन चाहे उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, यानी कि ओवरऑल पब्लिक के लिए वो सिक्योरिटी क्या है, ओपन है, जितने लोग चाहे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो तो क्या पब्लिक इशू। प्राइवेट प्लेसमेंट होती है कि उसमें क्या है, कंपनी सिर्फ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को ही अपने पास में रखेगी कि यही लोग इन्वेस्ट करेंगे, बाकी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतने ही लोगों को ऑप्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों तक ही अलॉटमेंट होती है, यानी कि 1 to 49 पीपल ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। और पब्लिक इशू में क्या आता है, 50 या 50 से ज्यादा लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये इसका डिफरेंशिएशन है। आईपीओ की बात करें तो आईपीओ क्या हमारी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना। और आईपीओ में क्या है कि यहाँ पे एक अनलिस्टेड कंपनी प्राइमरी मार्केट में आकर पहली बार क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज को सेल करती है, यानी कि कह सकते हैं एक फ्रेश इशू अपनी मार्केट में ट्रेड करवाती है, ताकि क्या कर सके, दोनों ही सिक्योरिटीज उसकी, यानी कि एक तो पहले वो कंपनी अनलिस्टेड है, यानी कि नई कंपनी है, दूसरी उसकी सिक्योरिटीज भी सारी नहीं है, तो फर्स्ट टाइम क्या करती है, पब्लिक में आकर के अपनी सारी सिक्योरिटीज को ट्रेड करती है, ताकि लोग उसमें इन्वेस्ट करें और वो अपनी कंपनी को ग्रो करा पाए। आगे बात करें कि ये जो हमारे इश्यूज हैं, जो हमारी सिक्योरिटीज के प्राइस हैं, ये कौन डिसाइड करता है, कौन इस हमें बताएगा कि हमारी ये सिक्योरिटी इतने पैसे की होनी चाहिए, ये सिक्योरिटी इस प्राइस की होनी चाहिए, तो वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है हमारा इंडियन प्राइमरी मार्केट अनशेयर्ड एज एन एरा ऑफ फ्री प्राइसिंग इन 1992। यानी कि सारी जो भी कॉर्पोरेट्स हैं, सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब क्या है, अपने आप के ऊपर फ्री है, यानी कि इन पे कोई प्रेशर नहीं डालता कि आपको इस सिक्योरिटी को इतने प्राइस में बेचना है, नहीं, ये फ्री है, ये अपने प्राइस खुद डिसाइड करती है। तो अब इन्हें डिसाइड करने के लिए ये किसके कंसल्ट करती है, किसको, मतलब इनके किसकी यहाँ पे ज्यादा बात चलती है कि हाँ हम इस सिक्योरिटी का प्राइस इतना रखेंगे। तो जो हमारे मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, हर कंपनी के पास में अपने अपने बैंकर्स होते हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हुई, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज हुई, तो सब क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा कंसल्टेंट लेते हैं, काफी ज्यादा सोच विचार कर करके ये लोग क्या करते हैं, मर्चेंट बैंकर्स की हेल्प लेते हैं कि वो क्या कर सके, प्राइस डिसाइड करने में हेल्प कर सके कि हमें इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को किस प्राइस का रखना चाहिए। फिर जब मर्चेंट बैंकर हमें डिस्क्लोजर देते हैं कि हाँ ये इस तरह का होना चाहिए, सिक्योरिटी का प्राइस इस तरह का होना चाहिए, इतना होना चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं, उसे पब्लिक में इश्यू करते हैं कि हाँ हमारा जो लीड मर्चेंट बैंकर है उन्होंने यहाँ पे क्या किया, इस प्राइस को फिक्स किया है, इस सिक्योरिटी के प्राइस को, तो फिर हम वो इशूड प्राइस क्या करता है, मार्केट में डिस्क्लोज करता है। अब हम बात करें कि व्हाट डज प्राइस डिस्कवरी थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस मींस, यानी कि सब कुछ अब पहले, जैसे अब जो हम मार्केटिंग करते हैं, अब जो हम ट्रेडिंग करते हैं, वो
पहले की ट्रेडिंग से बहुत अलग है। अब हम इलेक्ट्रॉनिकली टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, नीट सिस्टम पे बैठ करके ट्रेड करते हैं, तो बहुत कुछ है, तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। पर पहले प्राइस डिस्कवरी कैसे होती थी? पहले प्राइस डिस्कवरी होती थी बुक बिल्डिंग के थ्रू। बुक बिल्डिंग हमारा क्या प्रोसेस है? बुक बिल्डिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस यूज्ड इन IPOs फॉर एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी। इट इज अ मैकेनिज्म वेयर ड्यूरिंग द पीरियड फॉर व्हिच द IPO is open, bids are collected from investor at various prices which are above or equal to the floor price. The offer price is determined after the bid closing date. यानी कि पहले जो इन्वेस्टमेंट जो हम करते थे उसकी जो इशू प्राइस होती थी, किसी भी सिक्योरिटी का जो प्राइस डिस्क्लोज होता था वो किस तरह से होता था? वो बुक बिल्डिंग के थ्रू होता था। बुक बिल्डिंग क्या है? हम कह सकते हैं कि जब हम IPO करते हैं किसी भी सिक्योरिटी का, तो पहली बार वो क्या होता है, ट्रेड हो रही होती है, तो हम बुक बिल्डिंग करते हैं। बुक बिल्डिंग, अब भैया मैं बुक बिल्डिंग बोल तो रही हूँ, पर इसका मतलब क्या है? बुक बिल्डिंग एक हमारा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? बिड्स लगाते हैं। बिड्स लगाना मतलब बोली लगाना। तो इसमें हम क्या करते हैं? जो भी हम एक फ्लोर प्राइस दे देंगे कि इस प्राइस से ऊपर ऊपर आपको बिड्स लगानी है। वरना कोई बोले अब एक सिक्योरिटी की मान लो उसकी एक्चुअल कुछ ना कुछ वर्थ तो होगी ना, तो उससे ऊपर अगर बिड जाती है तो फिर हम क्या करते हैं? उसको उसका इशू प्राइस मान लेते हैं। तो मानो कि हमने कोई सिक्योरिटी ली और हमने कहा कि 100 रुपए के ऊपर इस पर हमें क्या लगानी है? बिड लगानी है। तो अब उसके ऊपर 200, 400, 500, 1000 जो भी बिड जा रही है, तो क्लोजिंग, अब ये ना कुछ दिन तक चलता था, तो जो भी डेट है क्लोजिंग डेट, उसके बाद हम क्या कर देते थे? डेट क्लोज हो गई तो उसके बाद जो भी हाईएस्ट प्राइस होती थी उसको हम क्या कर देते थे? ऑफर कर देते थे कि यही अब क्या है, हमारा ऑफर प्राइस हो गया इस सिक्योरिटी के लिए। तो इस तरह से हमारी प्राइस डिस्कवरी होती थी। अब बात करें हमारे डिफरेंस बिटवीन ऑफर ऑफ शेयर्स थ्रू बुक बिल्डिंग एंड ऑफर ऑफ शेयर्स थ्रू नॉर्मल पब्लिक इशू। यानी कि जो हमारा बुक बिल्डिंग के प्रोसेस है जिसमें हम शेयर्स को ऑफर कर रहे हैं, और दूसरा जो नॉर्मल हम पब्लिक को इशू करते हैं अपने प्राइस को सिक्योरिटीज के, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो क्या दिया इसमें? प्राइस एट विच सिक्योरिटीज विल बी अलॉटेड इज नॉट नोन इन केस ऑफ ऑफर ऑफ शेयर्स थ्रू बुक बिल्डिंग। यानी कि जब हम क्या करते हैं? बुक बिल्डिंग करते हैं तो हमें नहीं पता कि हमारी सिक्योरिटी का प्राइस क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें तो हम खुद बिड्स लगा रहे हैं। अभी 100 रुपए, किसी दूसरे ने 150 की बिड लगा दी तो प्राइस चेंज हो गया, किसी तीसरे ने 200 की बिड लगा दी तो फिर से प्राइस चेंज हो गया। तो यानी कि बुक बिल्डिंग में क्या होता है? हमें प्राइस नहीं पता होता, वो अनसर्टेन होता है। पर अगर हम बात करें हमारे नॉर्मल पब्लिक इशू की, तो नॉर्मली जब हम पब्लिक में अपनी सिक्योरिटीज के प्राइस को इशू करते हैं तो हम पहले ही बता देते हैं कि ये इस सिक्योरिटी का आपको इतने प्राइस पे खरीदना है तो खरीदो, वरना भैया राम राम। तो इस तरह से, तो यानी कि नॉर्मल पब्लिक इशू में क्या होगा? पहले से ही प्राइस पता होता है ना। और जो बुक बिल्डिंग है उसमें प्राइस अनसर्टेन होता है, हमें नहीं पता होता। बात करें हमारे व्हाट इज कट ऑफ प्राइस, तो कट ऑफ प्राइस क्या होता है? बात कर लेते हैं फटाफट से इसके बारे में। तो देखो यहाँ पे दिया है कि जब हम बुक बिल्डिंग के थ्रू क्या करते हैं? अपने सिक्योरिटीज का जो फ्लोर प्राइस है उससे ऊपर हम क्या करते हैं? बिड्स लगाते हैं, और उसी के साथ साथ हम क्या करते हैं? कट ऑफ प्राइस भी रखते हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि द एक्चुअल डिस्कवरी इशूड प्राइस कैन बी एनी प्राइस इन द प्राइस बैंड और एनी प्राइस अबव द फ्लोर प्राइस। दिस इशू प्राइस इज कॉल्ड कट ऑफ प्राइस। यानी कि जो हमने पर्टिकुलर प्राइस पहले सेट कर दिया ना कि ये पर्टिकुलर प्राइस है, इसके ऊपर बिड लगनी चाहिए, तो वो प्राइस क्या होता है? हमारा कट ऑफ प्राइस होता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू जो हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर बैंड के ऊपर आप लोगों को बिड्स लगानी है, तो वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसी को हम क्या बोलेंगे? हमारा इशू प्राइस बोलेंगे और कट ऑफ प्राइस बोलेंगे। तो कट ऑफ प्राइस होता है कि इसके ऊपर बिड लगेगी, तो वो जो लोएस्ट वैल्यू है वो हमारी कट ऑफ प्राइस होती है। आगे बात करें व्हाट इज फ्लोर प्राइस, तो फ्लोर प्राइस होती है हमारे उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की मिनिमम प्राइस, जो भी सबसे मिनिमम प्राइस हो सकती है एट विच बिड कैन बी मेड। यानी कि एक ऐसा प्राइस, सबसे मिनिमम प्राइस जिस पर हम अपनी बिड्स लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो है हमारी फ्लोर प्राइस। आगे बात करें व्हाट इज प्राइस बैंड इन बुक बिल्ड IPO। जो हमारा बुक बिल्डिंग प्रोसेस है IPO के दौरान, तो उसमें प्राइस बैंड क्या होता है? प्राइस बैंड होता है हमारा एक ऐसा प्रोसेस कि जैसे मैंने कहा कि ये सिक्योरिटी हमारी 100 रुपए से स्टार्ट हो रही है, अब आप बिड्स लगानी शुरू करो। तो अब कोई कह रहा है कि 150, कोई कह रहा है 200, कोई कह रहा है 300, कोई कह रहा है 500। अब एक महारथी आया और कह रहा है खेल ही खत्म कर देंगे जी, सीधा बोलेंगे 10,000। अब 100 रुपए की सिक्योरिटी को आप 10,000 में खरीद रहे हो, इसे कहते हैं बेवकूफी, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, ये आपने बेवकूफी, यहाँ पे आपने गधापंती दिखाई है कि बेटा वो इतनी वैल्यू थी भी नहीं सिक्योरिटी की, पर आपने ज्यादा चाचा चौधरी बनने के चक्कर में ज्यादा पैसे लगा दिए। तो प्राइस बैंड क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रेंज तक ही आप क्या कर सकते हो? सिक्योरिटीज के दाम लगा सकते हो। मतलब ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे करोड़पति कुछ भी प्राइस लगा देंगे किसी भी सिक्योरिटी का। तो बुक बिल्डिंग के दौरान क्या होता था कि यहाँ पे 20% मोर का ही क्या होता था? ऑप्शन होता था कि जो भी सिक्योरिटी है आप उसमें थोड़ी ना कि 100 रुपए की सिक्योरिटी है 2 लाख में खरीद लोगे, भाई ऐसे तो कोई भी खरीद लेगा, इतना हाई प्राइस लगाओगे तो।
तो बीच में तो इन्वेस्टर्स खत्म ही हो जाएंगे, कोई भी एक महान इंसान आएगा, हाई प्राइस बोलेगा और सिक्योरिटी लेके चला जाएगा, तो उसका कुछ फायदा नहीं। प्राइस बैंड होता है कि एक बैंड के बीच में, जैसे प्राइस बैंड नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर रेंज दे दी आपको, यहाँ से यहाँ तक, उस बैंड के बीच में ही रहना है, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। तो 20% का ही होता है, यानी कि जो भी 100% सिक्योरिटी की वैल्यू है आप उससे 20% ऊपर ही जा सकते हो। तो टोटल आप क्या कर सकते हो, 120% तक के फ्लोर प्राइस पे ही आप घूम सकते हो। तो यही हमारा प्राइस बैंड होता था। ये आपने क्या कर दी, रेंज डिफाइन कर दी। तो ये रेंज डिसाइड, ये जो हमारा प्राइस बैंड है ये कौन डिसाइड कर रहा था, तो ऑब्वियसली बात है ये कौन डिसाइड करेगा, हमारा रेगुलेटरी मैकेनिज्म डज नॉट प्ले एनी रोल इन सेटिंग द प्राइस फॉर इश्यूज, इट इज सेट अप बाय मर्चेंट बैंकर्स। यानी कि जैसा हमारा जो इशू प्राइस था वो हमारे मर्चेंट बैंकर्स डिसाइड करते थे। तो उसी तरह जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं, यानी कि सेबी और जो हमारे आरबीआई, ये सब हमारे इस प्राइस बैंड को डिसाइड नहीं करते। ये सब डिसाइड करने का काम किसका, ये मर्चेंट बैंकर्स का काम है। यानी कि जो हमारे कंसल्टेंट है कंपनीज के, कॉर्पोरेट्स के, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के, तो मर्चेंट बैंकर्स क्या करते हैं, प्राइस बैंड डिसाइड करते हैं। आगे बात करें तो जो हमारी बिड बुक बिल्डिंग जो प्रोसेस है जिसमें हम बिड्स लगाते हैं, तो वो कितने दिन के लिए ओपन रहता है, तो वो मिनिमम हम कह सकते हैं वो मिनिमम रहता है ओपन हमारे 3 दिन के लिए। तो 3 दिन तक हम क्या कर सकते हैं, बिड्स को जो है वो बिडिंग जो है वो ओपन रहती है, तो 3 दिन के लिए आप क्या कर सकते हो, बिड्स अपनी लगा सकते हो। तो ये हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी। और अब ओपन आउट का सिस्टम क्या है, ओपन आउट का सिस्टम होता है यही, ये चीख चीख कर बोली लगाना। तो अब ये क्या है, हमारा जो बुक बिल्डिंग का प्रोसेस है आउटक्राई सिस्टम के थ्रू ये क्या हो गया, बंद हो गया। कि अब हम ओपन आउटक्राई कहाँ करते हैं, हम कहाँ जाके ऑप्शन में इस तरह से चिक चिक की बोली लगाते हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिकली सारी चीजें हो जाती हैं, तो ट्रांसपेरेंसी भी बेहतर है और फैसिलिटीज और बढ़िया है, टाइम भी बचता है। तो अब ये जो ओपन आउट का सिस्टम है वो सेबी ने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। आगे बात करें कि ये जो क्या दिया, कैन द इंडिविजुअल इन्वेस्टर यूज द बुक बिल्डिंग फैसिलिटी टू मेक एन एप्लीकेशन। हाँ, कि अगर कोई इन्वेस्टर चाहे कि बुक बिल्डिंग के थ्रू ही वो क्या करना चाहता है, अपने एप्लीकेशंस लगवाना चाहता है, तो वो अभी भी आप ऐसा हो सकता है। अब आगे बात करें, सो हाउ डज वन नो इफ शेयर्स आर अलॉटेड इन आईपीओ ऑफर फॉर सेल, व्हाट इज द टाइम। अच्छा ठीक है, हमें कैसे पता चलेगी कि हमारे जो शेयर्स हैं वो हमें अलॉट कर दिए गए हैं नहीं किए गए हैं। जैसे आईपीओ में क्या होता है, जैसे बुक बिल्डिंग होती थी तो उसके दौरान फिर हमें कैसे पता चलेगी कि कब हमारे शेयर्स हमको अलॉट होंगे, कितना टाइम लगेगा। तो वो सब क्या है, यानी कि जब भी हमारा जो इशू है, जब भी हमने सिक्योरिटी इशू करी तो उसका डेट, एक क्लोजिंग डेट भी तो होती है कि हाँ अब हमारी सिक्योरिटी इशू होनी बंद हो गई है। तो क्लोजिंग डेट के बाद 2 दिन विद इन 2 वर्किंग डेज आपकी जो भी डिटेल्स है वो आपकी डिमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। यानी कि अगर आपने किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है तो विद इन 2 वर्किंग डेज, 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपकी जो भी सिक्योरिटीज है वो अलॉट कर दी जाती है और आपको आपकी सारी जो भी डिटेल्स हैं, जो भी आपको डिमेट अकाउंट में जो भी सिक्योरिटीज आपकी पहुंचनी चाहिए थी वो सब आपको मिल जाती है। तो सो इन्वेस्टर शुड नो इन अबाउट 11 days टाइम फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू वेदर शेयर्स आर अलॉटेड टू हिम और नॉट। यानी कि जब से हमारी सिक्योरिटीज ट्रेड होनी स्टार्ट हुई थी तब से लेकर एंड तक, डेट क्लोज होने के बाद तक आपको क्या है 2 दिन के अंदर हमें आपकी सिक्योरिटीज मिल जाएंगी। यानी कि कुल मिला के टोटल 11 दिनों में, स्टार्टिंग से लेके सिक्योरिटीज जब ट्रेड होनी स्टार्ट हुई थी वहां से लेकर के जब वो सिक्योरिटीज ट्रेड होनी बंद हुई है क्लोजिंग डेट तक, टोटल 11 दिनों में आपको क्या है सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपके सिक्योरिटीज जो आपको अलॉट होनी चाहिए थी वो अलॉट हो गई है नहीं है। नहीं है तो आप अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं और उसके बाद आपकी सिक्योरिटीज के पैसे जो है आपको वापस मिल जाएंगे या फिर आपकी सिक्योरिटीज आपको मिल जाएंगी। तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट द शेयर लिस्टेड आफ्टर इशू। यानी कि अब जो हमारी सिक्योरिटीज हैं, अगर वो आईपीओ क्या अनलिस्टेड था ना, तो जब वो हमारा लिस्ट हो जाएगा, लिस्टेड हो जाएगी हमारी सिक्योरिटीज, तो उसके बाद हमें कितना टाइम लगेगा कि हमारी सिक्योरिटीज हमें ट्रांसफर होनी चाहिए। सो इट टेक्स 12 वर्किंग डेज आफ्टर द क्लोजर ऑफ बुक बिल्डिंग इशू। यानी कि बुक बिल्डिंग इशू बंद होने के 12 दिन के अंदर अंदर आपको क्या है आपकी सारी सिक्योरिटीज का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है और आपको एक क्लोजर मिल जाता है। अब बात करें व्हाट इज द रोल ऑफ अ रजिस्ट्रार टू एन इशू। जो हमारा रजिस्ट्रार है उसका क्या रोल है इशू में, यानी कि सिक्योरिटी जो इशू होती है तो उसमें रजिस्ट्रार का क्या रोल, वो क्या करता है। सो रजिस्ट्रार यहाँ पे फाइनलाइज करता है कि कितने कितने अलॉटीज जो हैं वो एलिजिबल हैं। यानी कि बुक बिल्डिंग के दौरान में आए तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे, पर अब कौन कौन वो लोग हैं जो एलिजिबल हैं सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए, कौन कौन है वो लोग जिनको हमें सिक्योरिटीज अलॉट करेंगे। तो रजिस्ट्रार का यही काम है कि वो क्या कर देगा, ये लास्ट में कंक्लूड करता है सारी चीजें कि जो भी लोग हैं जिनको अलॉटमेंट करनी है उन लोगों को हमें लिस्ट में रखना है, जिन लोगों को लिस्ट में नहीं रखना उनको ये डिलीट कर देता है, उनकी एप्लीकेशन खत्म कर दी जाती हैं। तो रजिस्ट्रार यही इंश्योर करने का काम करता है कि किसके एप्लीकेशन फॉर्म्स हमें रखने हैं, किसके हमें डिलीट करने हैं। तो ये रजिस्ट्रार का काम है। अगर बात करें डज एनएससी प्रोवाइड एनी फैसिलिटी टू आईपीओ, यानी कि जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है क्या वो कुछ अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है आईपीओ के लिए। तो यस, एनएससी क्या कराता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कराता है जिसके दौरान वो आईपीओ क्या करता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। अब वो क्या सेवरल एडवांटेजेस हैं तो वो दिए हैं यहाँ पे हमें।
कि एनएससी क्या करता है, जो एनएससी सिस्टम है वो ऑफर करता है कि नेशन वाइड आप बिडिंग कर सकते हो। जैसे मैंने कहा ना कि अगर कोई इंडिविजुअल है जिसको क्या करना है, एप्लीकेशन फाइल करानी है बुक बिल्डिंग के लिए, तो वो यही इन्वेस्टर्स होता है जिनको क्या करना है, अगर बुक बिल्डिंग के थ्रू इन्वेस्ट करना है तो वो ये कर सकते हैं। तो एनएससी क्या कराता है, नेशन वाइड ऑनलाइन ट्रेडिंग या ऑनलाइन बिडिंग यहाँ पे सिक्योरिटीज यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। दूसरा यहाँ पे क्या है, क्योंकि सब कुछ क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, तो सारी ट्रांसपेरेंसी रहती है। आप देख सकते हो कि कितने सही तरीके से, साफ सुथरे तरीके से काम किया जा रहा है। ऐसे नहीं कुछ फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ, ऐसा कुछ नहीं होता। एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत कम टाइम में आपका सारा चीज़ें हो जाती हैं, तो अपडेट्स आप इजीली कलेक्ट कर सकते हो, है ना। और इलेक्ट्रॉनिकली होता है तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होता। कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम इन्वॉल्व होती है, क्योंकि पहले क्या होता था, आपको उस पर्टिकुलर जगह पे जाना पड़ता था, वहाँ पे समझना पड़ता था चीज़ों को, कुछ सामान खरीद लिया आपने तो वो सब, तो उस सबका कॉस्ट रखती थी। पर अब ऐसा नहीं है, घर बैठे रहो, किसी भी कोने में पड़े रहो, फोन उठा लो, लैपटॉप उठा लो, बस ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो। तो अब आपकी जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो बहुत कम है आईपीओस के दौरान में। और बात करें कि सिस्टम ने क्या किया, जो कह सकते हैं टाइम जो रिड्यूस किया है, वो तो सबसे अच्छी चीज़ है। और आईपीओ की टाइमिंग क्या है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप इसमें इजीली ट्रेड कर सकते हो। अब हम बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की, व्हाट आर प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं? प्रोस्पेक्टस हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हम कहते हैं हमारी ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। क्योंकि देखो, जब भी हम कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सारे जो हमारे इंटरमीडियरीज हैं उनका दिल एकदम साफ है, वो दुनिया में सबसे अच्छे इंसान है, बिल्कुल एंजल्स उतर के आए हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। जब आप क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आपको हर तरह के इंसान मिलते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो फ्रॉड करने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उनका बेटा टोटल काम ही फ्रॉड से चल रहा होता है। तो जो लोगों को एक्सप्लॉइट करें, अपने इन्वेस्टर्स को एक्सप्लॉइट करें, तो ऐसे लोग भी होते हैं जो ट्रेडिंग में हमें मिल जाते हैं कभी कभी, जिनका फिर बेटा आगे जाके पता कट जाता है। तो प्रोस्पेक्टस क्या है, वो हमारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करके रखता है किसी भी कंपनी के बारे में जिसे हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप जब भी आप इन्वेस्ट करो तो आप अपने इंटरमीडिएट की अगर थ्रू हेल्प कर, अगर आप अपने इंटरमीडिएट की हेल्प ले रहे हो, उसके थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप उससे मांग सकते हो कि आप उसकी जो भी सिक्योरिटी है उसका प्रोस्पेक्टस आपको पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि उसकी कंपनी का करंट साइज क्या है, कंपनी किस तरह से अभी काम कर रही है, कंपनी की इक्विटी कैपिटल क्या है, कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस, जो उसके पास्ट में किए गए काम है वो कैसे थे, यानी कि उसकी करंट पोजीशन क्या चल रही है, उसका प्रमोटर्स, उसके प्रोजेक्ट, उसके कॉस्ट क्या लगती है उसके प्रोजेक्ट में, उसकी फाइनेंसिंग कह सकते हैं वो किस तरह से, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इस कंपनी की, वो क्या प्रोडक्ट बना रही है, उसकी क्या कैपेसिटी है, कितनी कैपेबल है हमारी वो कंपनी। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी कह रही है प्रोस्पेक्टस में रहती है। तो वो क्या करती है, इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छा कह सकते हैं व्यू प्रोवाइड करती है कि वो इजीली समझ सके कि उसे इन कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो प्रोस्पेक्टस उस कंपनी की कह सकते हैं डिटेल होती हैं कि वो कंपनी कैसी है, उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, कितनी अच्छी कंपनी है, क्या नए प्रोडक्ट लाने वाली है, क्या अपने ऊपर खर्चा करती है, कितने अच्छे से कितने अच्छे से सारी चीज़ें मेंटेन करके रखती है। तो वो सारी प्रोस्पेक्टस में क्या रहती है, हमारी इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व रहती है। अब बात करें हमारे व्हाट डज ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट मीन्स। जो हमारे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है, इनका मतलब क्या होता है? सो ऑफर डॉक्यूमेंट मींस प्रोस्पेक्टस, यानी कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारे ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब होता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस यानी कि जो हम पब्लिक में इशू करते हैं ना, कोई भी कंपनी अपनी इन्फॉर्मेशन देती है, तो हमारे ऑफर डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर प्रोस्पेक्टस होते हैं, तो हम पब्लिक में इशू करते हैं। बात करें अगर हमने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट की, तो वो हमारे क्या होता है, ड्राफ्ट ऑफर मीन्स हमारे ऑफर डॉक्यूमेंट इन द ड्राफ्ट स्टेज। जैसे अगर आप इंस्टाग्राम पे देखो, जो आप रील्स बनाते हो, तो आप क्या करोगे, एक रील तो आप पोस्ट करते हो तो वो पब्लिक के पास जाती है, दूसरी रील आप अपने ड्राफ्ट में रखते हो, वो आपके पास ही रहती है कि अगर आपको पोस्ट करनी है तो ठीक है, नहीं करनी तो वो आपकी मर्जी है। तो उसी तरह से एक तो होता है ऑफर डॉक्यूमेंट जो आपने पब्लिक में इशू कर दिए, पर एक होता है ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, वो अभी आपने अपने पास रखे हुए, यानी कि वो आपके पास ड्राफ्ट स्टेज में है। उसका काम क्या होता है, वो आप फाइल करते हो सेबी के साथ में एटलीस्ट 30 days प्रायर टू द रजिस्ट्रार एंड रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस विद आरओसी। सेबी में स्पेसिफाई चेंजेस इफ एनी इन द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, यानी कि वो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट पब्लिक के लिए नहीं होते, वो होते हैं सेबी के लिए। वो आप क्या करते हो, सेबी को रजिस्टर करते हो और सेबी फिर से बताती है कि अगर उसमें कोई गलती है, कुछ उसमें या कुछ अपनी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करी, तो सेबी उसको क्या करती है, उस ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को पढ़ती है, समझती है और फिर क्या करती है, उसमें अगर कोई भी चेंजेस करने हैं तो सेबी आपको एक्सप्लेन करेगी। और फिर जो आपके कह सकते हैं मर्चेंट बैंकर्स है, वो क्या करते हैं, वो ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की जो भी चीजें जिसमें कमी थी उस सबको क्या करती है, ठीक करती है और फिर वो पब्लिक के लिए अप्लाई करती है, पब्लिक को वो इशू करती है। ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने ड्राफ्ट स्टेज में है, यानी कि वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो हम सेबी को एक बार रजिस्टर करवाएंगे और उसके बाद आप पब्लिक में इशू करेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो पढ़ लेते हैं,
व्हाट इज एन एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। अब हमारा एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या है, तो ये हमारे शॉर्टर वर्जन होता है प्रोस्पेक्टस के, यानी कि जैसे प्रोस्पेक्टस में क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है जी, पूरी कंपनी का बखान ही कर दिया कि कंपनी के जो भी गुणगान है सब ला दिए। पर एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, शॉर्टर वर्जन होता है, यानी कि कंपनी के वो साइलेंट फीचर्स जो हमें मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसमें टोटल इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ये कोई पैराग्राफ की तरह नहीं है, ये हमारे बुलेट पॉइंट्स की तरह है कि आप पूरा पैराग्राफ ना रीड कर करके जो भी पैराग्राफ में मेन पॉइंट्स थे ना उन्हें पकड़ लो। तो बिल्कुल इसी तरह प्रोस्पेक्टस में तो पूरा का पूरा ही बखान है। एवरेज प्रोस्पेक्टस में शॉर्टर वर्जन है, जितने भी साइलेंट फीचर्स थे कंपनी के बारे में वो सारे इसमें होते हैं। अब बात करें हमारे who prepares the prospectus offer document। तो ये प्रोस्पेक्टस बनाता कौन है जो ये ऑफर डॉक्यूमेंट बना रहा है। सो जनरली जो हम क्या करते हैं कंपनी में, कंपनी जो इशू करती है अपने ऑफर डॉक्यूमेंट्स, वो कौन हैंडल करता है, वो मर्चेंट बैंकर्स करते हैं। अब देखो इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि प्राइस भी इशू करना है और प्रोस्पेक्टस भी बनाते हैं। तो ये जो हमारे मर्चेंट बैंकर्स है ये कंपनी की, ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट, जो भी प्रोजेक्ट ये बना रहे हैं उसके लिए। और फाइनलाइजिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, profitability estimates and for preparing a prospectus, the prospectus is submitted to SEBI for its approval। जैसे हमने कहा कि इसे बनाएगा कौन, इसको प्रिपेयर करने का काम है मर्चेंट बैंकर्स का। तो वो डायरेक्ट ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं बनाते, वो बनाते हैं ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, और फिर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट हम सेबी को सबमिट करेंगे और सेबी उसे अप्रूव करेगा, तो फिर वो ऑफर डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। अब बात करें व्हाट डज वन मीन बाय लॉक इन। ये लॉक इन का मतलब क्या होता है, सो लॉक इन इंडिकेट करता है अपने जो हमारे शेयर्स जो हैं जिन्हें हम सेल कर रहे हैं अपने मार्केट में, तो उसको फ्रीज कर देना, यानी कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या कर दें, अपनी सिक्योरिटीज को फ्रीज कर दें कि अब हम उन्हें सेल नहीं करेंगे। तो वो टाइम पीरियड कौन सा होता है हमारा, वो टाइम पीरियड होता है हमारा लॉक इन टाइम पीरियड, यानी कि अपनी सिक्योरिटीज की सेल को हमने क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया कुछ टाइम के लिए, तो वो लॉक इन हो गया। व्हाट इज मेंट बाय लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज की लिस्टिंग करने का क्या मतलब है, तो यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं लिस्टिंग मींस एडमिशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ एन इश्यूअर टू ट्रेडिंग प्रिविलेजेस ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज थ्रू अ फॉर्मल एग्रीमेंट। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब है कि जो भी हमारी नई सिक्योरिटीज हमारे पास आ रही हैं तो उन्हें क्या करना, अपने पास में लिस्ट करते रहना है। जैसे मैंने कहा कि अगर हम कोई लिस्ट बना रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो भी सामान आता जा रहा है उसको मैं लिस्ट में लिखती जा रही हूँ, बस काम खत्म। तो उसी तरह से जो भी हम सिक्योरिटीज ट्रेड करते हैं जब हम अपने स्टॉक मार्केट में, तो जो भी सिक्योरिटीज हमारे पास ऐड होती जा रही है, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज मींस एडमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, जो भी इशूअर है उसके पास जो भी न्यू सिक्योरिटीज ऐड होती जा रही हैं तो उसको क्या करता रहता है, लिस्ट करता रहता है एक फॉर्मल एग्रीमेंट में, तो वो हमारा लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज है। बात करें व्हाट इज अ लिस्टिंग एग्रीमेंट। लिस्टिंग एग्रीमेंट होता क्या है, so at the time of listing securities of a company on a stock exchange, the company is required to enter into a listing agreement with the exchange. The listing agreement specifies the term and condition of listing and the disclosure that shall be made by a company on a continuous। लिस्टिंग एग्रीमेंट क्या है, लिस्टिंग एग्रीमेंट हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में क्या कर रही है, ट्रेड करने आ रही है, तो उस कंपनी को रिक्वायर रहता है कि वो लिस्टिंग एग्रीमेंट बनाए, यानी कि वो स्टॉक एक्सचेंज की क्या करे, स्टॉक एक्सचेंज के साथ कि वो उसके साथ लिस्टेड रहे। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी आएगी मुंह उठा कर स्टॉक एक्सचेंज को बोलेगी कि हमें ट्रेड करना है, स्टॉक एक्सचेंज कह देगा हाँ जी बस आप ही का इंतजार था, आइए और हमारे स्टॉक एक्सचेंज में चार चांद लगा दीजिए। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। रियल लाइफ में आपको क्या करना पड़ता है, लिस्टिंग एग्रीमेंट यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ता है। यानी कि जब भी आप क्या करोगे, जो भी सिक्योरिटीज है, जो भी कंपनीज हैं, जब वो सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करेंगे, तो सामने देखा ना यहाँ पे वो लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज करती है, तो पहले से वही करना पड़ता है, पहले वो लिस्टिंग करेगी अपनी सारी सिक्योरिटीज की और फिर एग्रीमेंट साइन करती है एक्सचेंज के साथ, और फिर क्या करती है रेगुलर बेसिस पे, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे एक्सचेंज में ट्रेड करना स्टार्ट करेगी। अब व्हाट डज डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज मींस। डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब है कि जब हम क्या करें, परमानेंटली रिमूव कर दे अपनी सिक्योरिटीज को अपनी लिस्टेड कंपनी में से फ्रॉम अ स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी मींस परमानेंट रिमूवल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी फ्रॉम अ स्टॉक एक्सचेंज। जो एक लिस्टेड कंपनी थी जिसने क्या करा था, एक सिक्योरिटी को इश्यू करा था मार्केट में, पर वो सिक्योरिटी को खत्म करना चाहती है, तो वो क्या करेगी, डीलिस्ट करेगी अपनी सिक्योरिटी को। तो अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, व्हाट इज सेबीज रोल इन एन इशू। जो हमारी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो जब भी हम सिक्योरिटीज को इशू करते हैं तो सेबी का क्या रोल होता है। सो एनी कंपनी मेकिंग अ पब्लिक इशू और अ लिस्टेड कंपनी मेकिंग अ राइट इशू और वैल्यू और मोर देन 50 लाख इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद सेबी फॉर इट्स ऑब्जर्वेशन। यानी कि सेबी क्या करता है, हमें पता है कि वो ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है और उसमें कोई भी कमी होती है तो वो क्या करता है, कंपनीज को बताता है कि आपने इसमें इस ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में ये कमी है, या फिर आपने कुछ अच्छे से बताया
है या नहीं, तो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो जब भी हम हमारी कोई कंपनी, कोई भी कॉर्पोरेट या कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जब भी वो क्या करती है 50 लाख के ऊपर की कोई भी सिक्योरिटी इशू करती है पब्लिक में, तो उसे क्या करना पड़ता है, अपना वो ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट उस सिक्योरिटी से रिलेटेड सेबी को पहले डिलीवर करना पड़ता है, उसको वो रिक्वायर्ड रहता है, और फिर जो भी ऑब्जर्वेशन है सेबी उसको क्लैरिफाई करती है, पढ़ती है, और जो भी उसमें कमी रह जाती है या उसमें कुछ इशू नहीं किया होता तो वो सेबी फिर उसको इशू करवाती है। आगे बात करें, डज इट मीन दैट सेबी रिकमेंड्स एन इशू, क्योंकि अब हमने पढ़ा कि सेबी क्या कर रही है, उस जो भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी थी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालती है। तो क्या सेबी कोई भी हमारे इशू को, सिक्योरिटी को इशू करती है या रिकमेंड करती है अपने इन्वेस्टर्स को कि आप इसमें इन्वेस्ट करो? तो सेबी जो है वो उसका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं होता या उसका ऐसा कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं होता कि वो आपको कोई भी सिक्योरिटी रिकमेंड करे कि आप इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो, या अपने इन्वेस्टर्स को वो इस तरह से समझाए या बताए कि आप इस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करोगे तो आपका ज्यादा प्रॉफिट होगा या ज्यादा फायदा होगा। तो ऐसी कोई भी रिकमेंडेशन सेबी जो अपनी सिक्योरिटीज को इशू करने वक्त नहीं देती। आगे बात करें, सो डज सेबी टैग मेक्स वन मनी सेफ, तो जब हम सेबी के साथ में ऑफर डॉक्यूमेंट भी उसे डिलीवर करवा देते हैं, यानी कि जो कॉर्पोरेट्स हैं, तो क्या उसका मतलब ये होता है कि सेबी जो है वो हमारे सारे पैसे को सेफ रखेगी, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट की है वो सारे पैसे में कुछ भी हमें रिस्क नहीं होगा, सेबी सारे पैसे को सेफ रखेगी। तो क्या इसका मतलब ये होता है, सो द इन्वेस्टर शुड मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन प्योरली बाय देमसेल्फ बेस्ड ऑन द कंटेंट डिस्क्लोज्ड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। सेबी डज नॉट एसोसिएट इटसेल्फ विद एन इशू और इशूअर एंड शुड नॉट इन नो वे बी कंस्ट्रक्टेड एज अ गारंटी फॉर फंड दैट द इन्वेस्टर proposes to invest through the issue। यानी कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सेबी ने तो कुछ भी रिकमेंड नहीं किया कि आप इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि वो सारा का सारा डिसीजन जो हम लेते हैं वो हमारा इंडिपेंडेंट का होता है, वो हमारी मर्जी होती है कि हम किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं करना चाहते। तो सेबी का इसमें कोई रोल नहीं होता या उसको हमें ऐसा कोई भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती कि जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो हमेशा के लिए सेफ गार्ड करके रखेगी। वो इन्वेस्टर का अपना पर्सपेक्टिव था, वो इन्वेस्टर ने अपनी मर्जी से अपनी जगह इन्वेस्ट किया, तो फिर अगर लॉस होता है या प्रॉफिट, वो जो इन्वेस्टर है उसका खुद का होता है, या अगर उसने अच्छी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया उसका प्रॉफिट उसके लिए, अगर उसका लॉस हुआ तो वो लॉस भी वो खुद ही बेयर करेगा। आगे बात करें हम फॉरेन कैपिटल इंश्योरेंस की, तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारी कंपनीज हैं वो इंडियन सिक्योरिटीज में तो इन्वेस्ट करती हैं, पर क्या वो फॉरेन से जो फॉरेन करेंसी है उसमें भी एक्सचेंज में, उस एक्सचेंज में भी ट्रेड करते हैं, यानी कि हम फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनीज में क्या कंपनीज है क्या उनके रिसोर्सेज में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपने रिसोर्सेज को रेज कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल, हम इंडियन कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और फॉरेन एक्सचेंज में भी, फॉरेन करेंसी के रिसोर्सेज में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपने रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट है GDRs और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट हैं AGDRs, तो उसमें हम क्या करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम फॉरेन इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम अपना कैपिटल्स को और ज्यादा रेज कर सके। बात करें हम अपने अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट की, तो इसमें क्या दिया है, एन अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट ADR इज अ फिजिकल सर्टिफिकेट एविडेंस ओनरशिप ऑफ अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर ADS। द टर्म इज ऑफ्टन यूज्ड टू रेफर ADS themselves, यानी कि जो ADR है, कह सकते हैं जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट है, ये एक फिजिकल सर्टिफिकेट है, एक एविडेंस है कि हमारे पास क्या है, अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स हैं। तो क्या है, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ADR और ADS आपस में कनेक्टेड है। कैसे कि अगर हमारे पास अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स हैं तो उसका फिजिकल सर्टिफिकेट, उसका एविडेंस हमें ADR देता है, जैसे डिपॉजिटरी रिसीप्ट हमें ADR से मिलती है। अगर हम बात करें व्हाट इज एन ADS, ये ADS क्या है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं, US डॉलर्स जो डोमिनेटिंग होते हैं, क्योंकि वो अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स हैं तो वहां पे US डॉलर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो हम वहां की US की कंपनीज में या नॉन US कंपनीज में क्या करते हैं, जब हम ओनरशिप, इक्विटी ओनरशिप हम चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, और फिर ADS में जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो ADR सर्टिफिकेट को रिप्रेजेंट करता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ADS है यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स हैं, वो क्या हमारे लिए फॉरेन करेंसी एक्सचेंज है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं और हमें फॉरेन की हम कंपनीज में इन्वेस्ट करके और ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। बात करें GDRs की, तो GDR क्या है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम ग्लोबली बात कर रहे हैं कि हम ग्लोबल फाइनेंस व्हीकल में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ग्लोबली हम अपनी इक्विटी को, ग्लोबली हम अपने कैपिटल को किस तरह से रेज कर सकते हैं। सो इनसाइड और आउटसाइड, प्राइवेट और पब्लिक, दोनों ही मार्केट में हम US की इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एक GDR है वो 10 शेयर्स के बराबर होता है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज है इसलिए थोड़ा सा हमें फायदेमंद पड़ता है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो पूरी तरह क्या हो गया, कंप्लीट। अब जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है और 5 है उनका हम वन शॉट एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे और उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप मैं आपको जितना भी समझाया वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।